डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेएनयू पोलम। मुझे पता है आप में से कई इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। 2021 का वीडियो मैंने काफी पहले पब्लिश किया था। उसके बाद से मैंने यही कहा था कि एग्जाम करीब आने दीजिए। मुझे पता भी नहीं था कि इस बार जेएनयू अलग होगा, यानी आपको भी पता नहीं था, और बाद में आपको सबको हम लोग को पता लगा कि ये सीयूईटी पीजी का पार्ट बन चुका है। इसलिए अब इसकी इंडिपेंडेंट तो कोई वैल्यू रह नहीं गई, लेकिन आपको पता है कि इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन का इंक्लूजन रहता है, समावेश रहता है। इसलिए मैं पॉलेम और डीयूईटी को डेफिनेटली एनालाइज करूंगा, और इसके ही चलते मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी और एएमयू एंड अदर सबको एनालाइज किया है, बीएचयू को भी एनालाइज किया, जबकि वो भी सीयूईटी का पार्ट बन चुका है। उसी क्रम में 2020 पेपर एनालिसिस आज करते हैं, जो यूजफुल होगा सीयूईटी, डीयूईटी, यूजीसी नेट और कई एग्जाम के लिए। आप देखेंगे कि इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन, ऑफ कोर्स कुछ अर्बिट हैं, कुछ बेकार क्वेश्चन भी है, लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें जो है मिलेंगे आपको। सो लेट अस बिगिन जेएनयू पॉलेम 2022-2020 पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको पता है कई मेरे स्टूडेंट को, लेकिन कई को नहीं पता है, उनके लिए ये स्लाइड है कि यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप नहीं कर पाए हैं, तो फिर भी आप जो वहां पे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, मैंने 1500 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोगों का ही डिमांड था कि सर यदि हम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं आपका, तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को तो हमें दीजिए। तो इसलिए उस क्वेश्चन को एक बुक फॉर्म में लाया गया है, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें पॉल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके लिए एक ग्रंथ जैसा है। आप उसे यहां से कर सकते हैं। ये सब लिंक आपको अमेजन इन पे है, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीयूईटी पीजी गाइड आपको लेना चाहिए यदि आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू द सिलेबस है। एक भी चीज इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एडिशन जरूर है, और मतलब कोई भी चीज इसमें जो है इररिलेवेंट नहीं है जो सीयूईटी के लिए नहीं, कुछ एडिशनल जरूर है। एग्जाम गाइड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लीजिए। यदि आप सीयूईटी नहीं दे रहे हैं या डीयूईटी भी दे रहे हैं, उस केस में आपके लिए जो मदर गाइड जो 2021 में लाई गई, लीजिए। अब तक आप लोगों में से कई लोगों के फीडबैक से मुझे ये पता चल चुका है कि आप धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं किंडल पे पढ़ने के, और आपको मजा भी आ रहा है। जिन्हें परेशानी हो रही है, टेक माई वर्ड, आप इस पे जब एक बार सीखने लगेंगे तो आपको पीडीएफ से भी ज्यादा यहाँ पे आनंद आएगा, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं, अमेजन की किंडल दुनिया की सबसे बेस्ट रीडिंग एप्लीकेशन है, ऐप है, तो आप उससे अच्छा पा नहीं सकते इन्वायरमेंट। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आप किंडल वर्जन को अपनाएं, जिससे कि आप बुक को भी एक्सेस कर सकें और कम्युनिटी को भी फायदा हो सके। सो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, और यदि आप ये बुक को परचेज करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप उस पर रेटिंग देंगे। यदि आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, तो आप रेटिंग उस पर जरूर दीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि इसमें कुछ बेहद अच्छे क्वेश्चन का समावेश है, उसको आपको गौर करना चाहिए। जो बेकार क्वेश्चन है उसको भूल जाइए। कुछ क्वेश्चन जेएनयू अपने तरीके से पूछता था, अब उसका सीयूईटी में रिलेवेंस रहा नहीं, थोड़े हायर लेवल के, उसको भी आप ओमिट कर सकते हैं यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो। Who enunciated international society theory as a combination of three schools of thought: realism, rationalism and revolutionism? ये यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो अब आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वैसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। ऐसा करने वाले इंग्लिश स्कूल, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल कहते हैं, कि मार्टिन वाइट हैं। उन्होंने रियलिज्म जो है वो थॉमस हॉब्स से लिया, रैशनलिज्म उन्होंने ह्यूगो ग्रॉटियस से लिया, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है इंग्लिश स्कूल को, और रिवोल्यूशनिज्म जो है उन्होंने कैंट से लिया इंटरनेशनल रिलेशन में। और तीनों को मिला करके उन्होंने एक काइंड ऑफ सिंथेटिक बीच बीच का जो आईआर थ्योरी, रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच का जो है, जिसके लिए इंग्लिश स्कूल जाना जाता है, वो उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, मार्टिन वाइट। यहाँ पे जो बाकी भी जो दो हैं, हेडली बुल, जो जो इंग्लिश स्कूल के, उन्होंने एनार्किकल सोसाइटी लिखा है, जान लीजिए। रेमंड एरन, ओपीएम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, और कई और बुक उन्होंने लिखा है। केनेथ वॉल्श को आप जानते हैं कि ये नियो रियलिज्म के जनक भी हैं। हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर? इंडिया के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिस्टर अजीत डोभाल हैं, जिनको क्या फोटो कई जगह आप टीवी में देखते होंगे, यहां पे मैंने दे दिया है, अजीत डोभाल। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इज बेसिकली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस मायने में कि जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एरिस्टोटल का है, उसको आप क्या मानेंगे? इन सब में यदि आप देखिए तो डिवाइन थ्योरी बिल्कुल नहीं है, फोर्स थ्योरी नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उस समय तक आया नहीं था,
ये हिस्टोरिकल थ्योरी यहाँ पे सही है, लेकिन इसके आगे भी समझिए कि ये केवल हिस्टोरिकल ही नहीं है, ये नेचुरल थ्योरी है। क्योंकि कहते हैं स्टेट नेचुरली ग्रो करता है फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी से। हिस्टोरिकल इसलिए है कि वो क्रोनोलॉजी भी देते हैं। उनका कहना है कि टाइम में पहले परिवार आता है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर स्टेट, लेकिन इसेंस में स्टेट पहले आता है इंडिविजुअल और परिवार से। वो ऑर्गेनिक थ्योरी भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट जो है एक तरह का ऑर्गन है और जो इंडिविजुअल उसके लिम्स। यदि ऑर्गन स्वस्थ रहेगा तभी लिम्स यदि स्वस्थ है तो ऑर्गन स्वस्थ है। इस तरह की इंटीग्रेटिव थ्योरी भी है, वो स्टेट को इंडिविजुअल से इंटीग्रेट करते हैं, कम्युनिटी, स्टेट और इंडिविजुअल उसको इंटीग्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा हेगल ने एरिस्टोटल से ही थ्योरी ऑफ स्टेट लिया है। तो इसको आप ऐसे समझिए, इट इज नेचुरल, हिस्टोरिकल, इंटीग्रेटिव एंड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, एरिस्टोटल। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैच की क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस पेपर में क्वेश्चन आपको काफी अच्छे हैं और उससे भी ज्यादा इसमें जो ऑप्शंस हैं उससे काफी इंफॉर्मेशन निकलता है, इसलिए भी ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है। इस लिस्ट 1 लिस्ट 2 को यदि हम देखें तो यहाँ पे ऑथर हैं और इनके आइडिया कॉन्सेप्ट हैं। अब मॉरिस जोन्स ने इंडिया पे काफी लिखा है, तो इंडिया पे जिन्होंने लिखा है ना, मॉरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, अतुल कोहली ने, ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए, कुछ उनके बुक जो है इंडिया स्पेसिफिक। तो मॉरिस जोन्स ने जो है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम लिखा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का कैसे डोमिनेंस फर्स्ट 20 इयर्स में रहा था आजादी के बाद, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था मॉरिस जोन्स को। मैंने आपको पढ़ाया है ये फर्स्ट सेमेस्टर में। रजनी कोठारी भी मैंने पढ़ाया है, कांग्रेस सिस्टम आप इनको भूल नहीं सकते हैं। एम एन श्रीनिवास मैंने नहीं पढ़ा है। एम एन श्रीनिवास जो है लेकिन मैंने इनकी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी। ये तो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन का। वैसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए इंडियन, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है संस्कृताइजेशन होता क्या है। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि मैंने आपको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बताया था कल ही, उसी टाइप का है। बेसिकली ये होता है कि इसमें कास्ट सिस्टम में जो लोअर कास्ट होते हैं वो कास्ट हिरार्की में अपर उठने की जब कोशिश करते हैं, तो वो अपर कास्ट या जो उस लोकेलिटी में जो रेस्पेक्टेड कास्ट हैं उनके फूड हैबिट, ड्रेस, रिचुअल, इन सबको अपनाने लगते हैं। जैसे कि वो जनेऊ पहनने लगेंगे, जैसे वो मांस मछली खाना छोड़ देंगे। तो उस टाइप की करने से जो है वो अपने को डिक्लेयर कर देते हैं 100-150 सालों में कि हम भाई इस कास्ट, मतलब हमारी कास्ट जो है अपर कास्ट हो गई है। आप इसको देख सकते हैं कई कास्ट में ऐसा होते हुए, मतलब हिस्टोरिकली उन्होंने देखा है संस्कृताइजेशन। और उसका उल्टा उन्होंने डिसंस्कृताइजेशन भी दिया था कि कैसे अपर कास्ट जो है डिजेनरेट कर जाती है अपने फूड हैबिट, ड्रेस एंड अदर्स नॉर्म एंड बिहेवियर के चलते, लोअर कास्ट को ट्रीट किया जाने लगता है। तो इसीलिए ये इनका हो गया। अतुल कोहली अब बच जो गया, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी जब भी आए तो अतुल कोहली पे मार्क कर लीजिए, ये इनका मैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे ना आपको ये नहीं देखना है कि मैच करना है, केवल ये देखना है कौन सा तो 3 इसमें सही होगा। आपको काफी इंफॉर्मेशन देता है। तिलक जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया उन्होंने। बिपिन चंद्र पाल ने जो है एक लेटर लिखा था अपने यूरोपियन फ्रेंड को, जिसमें उन्होंने श्री कृष्णा के बारे में बताते हुए इंडियन कल्चर और मिथोलॉजी को बताया था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी जो आज भी है वेस्ट बंगाल में। और राजा राम मोहन रॉय का अभिनव भारत से नाता नहीं था, इसका नाता जो है वो वीर सावरकर एंड अदर उनके ग्रुप के थे, उनसे था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसलिए सही आंसर है इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु फाउंडेड डीएमके, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम। कज़गम मतलब एक कमिटी होती है, मुन्नेत्रा मतलब डेवलपमेंट, तो द्रविड़ के डेवलपमेंट की कमिटी। यहाँ पे कहानी जो है, इसको चलिए अभी थोड़ा पॉज कर लीजिए, यहाँ आ जाइए। ईवी रामास्वामी से स्टार्ट होती, जो पहले कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी फॉर्म किया, उसको उन्होंने न्यू अवतार में जो है डीके बना दिया, द्रविड़ कज़गम। और उसके बाद जो है ये बनती है डीएमके। डीएमके 1949 में बनती है, जो बनाते हैं सीएन अन्नादुराई। 1972 में जो है एमजीआर, जो कि सॉरी यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, 1972 में एमजीआर जो कि बहुत वहां के बड़े एक्टर होते थे, उन्होंने उसको अलग करके एआईएडीएमके बना दिया, जिसके बाद में लीडर जयललिता बनी और करुणानिधि लीडर जो है डीएमके के बने रहे। अब यहाँ पे आइए सिंडिकेट के बारे में, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सिंडिकेट के मेंबर इसमें है एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट।
हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इन द लेट 60 फॉर्म द सिंडिकेट। तो देखिएगा, तो सिंडिकेट क्या था, बेसिकली एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर बहुत टॉप लीडर्स का जो कांग्रेस को कंट्रोल करते थे। और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी शास्त्री जी के डेथ के बाद, तो उनका सिंडिकेट से सीधा जो है द्वंद्व चलता था, इसको शीत युद्ध कह सकते हैं। और उसकी परिणति जो है 1969 में हुई, जहां कांग्रेस दो फार हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो है रिक्विजिशनिस्ट, वो इंदिरा गांधी के साथ गया और बाद में वही बड़ा कांग्रेस बना। तो सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉलिटिकल द्वंद्व है कांग्रेस के अंदर। उसके जो मेंबर थे, के कामराज थे, संजीवा रेड्डी, बीएस के पाटिल, अतुल घोष, निजलगंपा, तो ये सभी थे, केवल ये नहीं थे। तो ए बी सी इसमें जो है वो सही आंसर होगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक आपको आउट ऑफ सिलेबस जरूर है, लेकिन आपको ये मतलब पूछता है, अगेन वो यूजीसी नेट की क्वेश्चन है ये सब। मॉर्टन कपलान के बारे में ये पूछते हैं। मॉर्टन कपलान से इतना दो तीन चीजें आप जानिए, यहाँ मैंने दे दिया है, इतने सा काम हो जाएगा। पहला कि इन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम थ्योरी दिया इन्होंने, जिस तरह से डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने सिस्टम थ्योरी दिया, उस तरह मॉर्टन कपलान ने आईआर में दिया। उनका जो सिस्टम एनालिसिस था, उसमें उन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है एक डिफरेंट टाइप का जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है उसका वर्णन किया कि क्या क्या हो सकता है, उसके फॉर्म कैसे हो सकते हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम हो सकता है, जहां पे कि कोई भी एक पावरफुल नहीं है, सब जो है मतलब कि लगभग बराबर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं, इस टाइप का इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम हो। या लूज बाइपोलर सिस्टम हो, मतलब जहां पे कि दिखता हो कि दो बड़े बड़े पावर हैं, लेकिन एकदम वेल ईच्ड आउट नहीं है, मतलब कि और भी बहुत सेंटर ऑफ पावर, और भी बहुत स्टेट है जो बहुत पावरफुल है। लूज बाइपोलर सिस्टम, जैसे कि आप एक समय समझ सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले आप देखिए तो एक तरफ जर्मनी जो है वो एक बहुत पावरफुल है, अमेरिका भी बहुत पावरफुल हो गया था, लेकिन इंग्लैंड भी पावरफुल है, रसिया भी है, तो लूज बाइपोलरिटी कह सकते हैं। देन टाइट बाइपोलर सिस्टम आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर के टाइम में जो है टाइट बाइपोलर सिस्टम है। और यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम उसके बाद आती है, फिर बाद में भी उन्होंने दिया हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम एंड यूनिट वीटो इंटरनेशनल, इस तरह के टाइप उन्होंने बताया अपने, इतने टाइप के सिस्टम। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि ये जो है इसमें से व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। उन्होंने एक सीक्वेंस भी दिया था कि पहले ये होगा, फिर उसका वर्ल्ड ऐसे मूव करेगा। तो पहले बैलेंस ऑफ पावर हिस्टोरिकली उन्होंने एनालाइज किया, पहले बैलेंस ऑफ पावर टाइप की सिस्टम थी, फिर लूज बाइपोलरिटी थी, फिर कोल्ड वॉर के टाइम में टाइट बाइपोलरिटी, अब जो है यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम आ गई। तो ये सही जो है, ये एकदम बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर है। और मॉर्टन कपलान के बारे में आप जानना चाहिए, कई जगह आपको ये आ जाएगा मैच करने में कि मॉर्टन कपलान सिस्टम थ्योरी नायर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मॉर्गनथाउस रियलिस्ट प्रिंसिपल। ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन है, उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे, उसमें से कौन सा नहीं है। अब इसको यदि आप पढ़ेंगे ना, तो आप ऑड वन आउट है। कोएर्सन इज द ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कोएर्सन मतलब क्या है, थ्रेट ऑफ फोर्स। क्या केवल थ्रेट ऑफ फोर्स ही फॉरेन पॉलिसी में होता है? कभी ऐसा नहीं है। रियलिज्म भी मानता है कि बहुत सारे चीज डिप्लोमेसी में होते हैं, और बाकी सब सही है कि पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ए परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा है, वो हमेशा इंटरेस्ट और पावर पे चलता है, मतलब उसी तरह से नेशन भी अपने इंटरेस्ट और जो है इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, जो है उसी पे सारा खेल होता है। ये तो उनका बेसिकली क्रीडो है, स्लोगन है, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, मैंने कितने बार आपको बताया है। और मॉर्गनथाउ से रिलेटेड एक और चीज जानिए, ये बुक को जरूर याद कर लीजिए, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, इसी में इन्होंने ये सब दिया था। 1948 की बुक है ये, रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म का मॉडर्न टाइम्स में सबसे अच्छा बुक है मॉर्गनथाउ का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा का कोरम क्या है। कोरम मतलब क्या होता है, कोई भी जब मीटिंग होती है, मान लीजिए 10 मेंबर उसमें है और उसमें 2 ही मेंबर आए, तो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जब तक नहीं आएगा तब तक मीटिंग वैलिड नहीं माना जाता, उसको कोरम बोलते हैं। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट टू कॉल द मीटिंग वैलिड, लेजिटिमेट। तो लोकसभा में भी ऐसे ही होता है, तो मीटिंग होती है तो उसमें 1/10 मेंबर यदि नहीं आते हैं ना, तो कोरम पूरा नहीं होता है। जैसे लोकसभा की करीब 545 है, तो करीब 54 मेंबर जो हैं या 55 मेंबर होने चाहिए, तो सही आंसर है डी। अब ये एक रेड से मैंने मार्क किया, मैं इसको पढ़ देता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने कह दिया, कलकत्ता सेशन में 1906 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1906 में कलकत्ता में सेशन हुई थी, कि उनका एम है सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनीज। थोड़ा गलत फलत भी है, यूनाइटेड किंगडम की कॉल जैसे और जो कॉलोनीज है उनके जैसा, इस टाइप का कुछ उन्होंने कहा, जिसको कि वहां अब इसमें देखेंगे तो केवल जो एक बंगाली जो है
वो यही हैं, तो यही अपोज करेंगे बिपिन चंद्र पाल। और ये इसलिए भी अपोज करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप लोगों ने भी रटा होगा, नहीं तो रट लीजिए, लाल बाल पाल। ये लोग जो हैं गरम दल के नेता थे। गरम दल मतलब क्या था? रेडिकल थे, एग्रेसिव थे बिपिन चंद्र पाल। हम लड़के लेंगे, स्वराज हमारा जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो है बाल गंगाधर बाल ने कहा, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल से पाल आया, और लाल मतलब लाला लाल लाजपत राय। तो लाल बाल पाल ये गरम दल के हैं। इसमें से बाल और पाल यहाँ दिख रहा है। और ये तो मतलब कि प्रैग्मेटिस्ट थे। और नरम दल में जो है वो दादा भाई नौरोजी आते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले आते थे, रानाडे एंड अदर्स जो उस समय के थे, वो सब जो पुराने लीडर थे, जैसे यहाँ पे एक नरम दल के भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसके ऑप्शंस इतने उटपटांग इन्होंने बनाए हैं कि इससे ये क्वेश्चन बहुत मीनिंगलेस हो गया है। ये कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस जो आपके सिलेबस में है, उसमें से 4 इसके फीचर दिए गए हैं, कौन से सही है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इट फोकसेज ऑन ए सीक्वेंस ऑफ सेलेक्टेड इवेंट्स विद इन ए पर्टिकुलर फेज, ये सही है। हिस्टोरिकल अप्रोच है क्या कि आप ये देखते हैं कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। आप दो तरह का सीक्वेंस लेते हैं, एक ही मतलब इंडिया का लेना है तो टाइम में आप जो है एक स्लाइसेस ले लेते हैं इवेंट का, और फिर समझते हैं कि प्रेजेंट में कैसे एनालाइज करें उस इवेंट से। या आप डिफरेंट इंडिया का स्टडी कर रहे हैं, साथ में आप दूसरे कंट्रीज का कर रहे हैं, तो स्पेस में भी आप जो है, और टाइम स्पेस दोनों में आप हिस्टोरिकल अप्रोच ले जाते हैं। तो इट इज लोडेड विद सुपरफिशियल रिजम्बलनेस। रिजेम्बलेंस मतलब कि समानता जो है, सुपरफिशियल मतलब जो एकदम मतलब कोई खास समानता नहीं है, आप दोनों को बोल दे एक जैसा है। तो ये भी ठीक है, इसमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मतलब आपको कंपेयर करने के लिए आपको बहुत कम थोड़ा बहुत भी मिले तो आप बोल सकते हैं। इट बिलीव्स इन मेंटेनिंग इक्विटेबल सिस्टम। अब यहाँ आके ये भटकने लगा है। अब ये कोई भी पढ़ के क्या समझेगा इक्विटेबल सिस्टम? इट इज स्पेकुलेटिव, इथिकल एंड मेटाफिजिकल। ये यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ये स्पेकुलेटिव होता है, इथिकल भी होता है। कई बार आप इथिक्स से उसको कंपेयर करते हैं। मेटाफिजिकल तो नहीं होगा, मतलब मेटाफिजिकल मतलब कि आगे हो गई, जो फिलॉसफी में चली गई किसी चीज का, साइंस ऑफ बीइंग। तो एनीवेज ये दोनों को ये क्वेश्चन नकारता है, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये है, लेकिन ये दोनों सही है, इससे आपको कुछ नॉलेज ले लीजिए। व्हेन वाज द इंटर काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? अभी ये इंटर स्टेट काउंसिल बहुत अच्छी चीज है, आपको जानना चाहिए, लेकिन ये कब सेटअप हुआ ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ मैंने छोड़ दिया है, आप जान लीजिए। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या है वो देखिए, यदि कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हेल्प हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ था कि यदि ऐसा जरूरत हो तो इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप कीजिए। और रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। अब सरकारिया कमीशन में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जो कि बहुत बार पूछा जाएगा। तो वो है क्या? इसका एम ये है कि आपस में स्टेट में कंफ्लिक्ट ना हो जाए, सेंटर और स्टेट में भी यदि कंफ्लिक्ट ना हो जाए, उन सबको बैठ करके डिस्कस करना। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सरकारिया कमीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजीव गांधी के टाइम में 83 में आया था, तो राजीव गांधी तो उससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में आया था। सरकारिया कमीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है, जो सेंटर स्टेट और फेडरलिज्म पे उन्होंने बहुत अपने राय दी है और उसको कोट किया था। वैसे इसके रिकमेंडेशन को बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया गया। उन्होंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, जिसको कि सेंटर ने कोई नहीं माना, क्योंकि सेंटर क्यों मानेगा? सेंटर के हाथ में पावर है गवर्नर को अपॉइंट करने की, गवर्नर उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं, और स्टेट जो है वो हमेशा परेशान रहता है गवर्नर से, यदि विरोधी दल का वहां पे शासन हो तो उसमें उन्होंने, सरकारी कमीशन ने ये कहा था, ये आपको पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग गवर्नर। मतलब गवर्नर पर तो पूरी एक वीडियो बन सकती है कि उनका रोल कितना कंट्रोवर्शियल है, और मैं इस पर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको जानना चाहिए कि गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सोचा गया था और एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं। तो गवर्नर को जो है उस पर बहुत सारे उन्होंने बात की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके उनको बनाइए, लेकिन वो कभी लागू किया नहीं गया। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल और सरकारी कमीशन के बारे में है, और ये आपको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन यदि आपके दिमाग में रह जाए और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ठीक है। 1990 में स्टैब्लिश किया गया। ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं। यहाँ पे थिंकर और थॉट के बीच में आपको मैच करनी है। हेगल आपने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन हेगल को इतना सुनते सुनते आप समझ गए होंगे। इन्होंने डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था, एक तरह के ऑर्गेनिक सोसाइटी कल्पना की थी। कंजर्वेटिव थे, इनका कहना था कि स्टेट जो है वो समझे भगवान का ही रूप है, स्टेट सब कुछ है, अपने इंडिविजुअल को बिल्कुल उसमें समाहित करना चाहिए। इन्होंने जो है डायलेक्टिकल जो आइडिया है, हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडिया
आइडिया का दिया। ये आइडियलिस्ट थे। इनका कहना था कि सिविलाइजेशन जो है आइडिया के प्रोग्रेशन से आगे बढ़ता है और आइडिया में ही जो है कंट्राडिक्शन छिपा होता है। एक आइडिया को थेसिस कह लीजिए तो उसी के अंदर उसका बीज होता है जिससे कि एंटीथेसिस बनती है। थेसिस एंटीथेसिस के टकराने से सिंथेसिस होती है, वो एक हायर लेवल का आइडिया होता है। इस तरह से सोसाइटी प्रोग्रेस करता है। ये सारी बातें इस जर्मन फिलोसफर ने कहा था, जिसको कि इतनी लोग फॉलो करते हैं। उसको यंग हेगेलियन कहते हैं। मार्क्स भी इनसे प्रभावित थे। उन्होंने उसी को लेकर के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी अपनी दे दी, उसको उन्होंने पलट दिया। तो हेगेल जो है, आप यहाँ पे यदि लेते हैं तो आप देखिए स्टेट एज इम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। तो स्टेट के बारे में जितनी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो तो आप हेगल से उसको जोड़ दीजिए। और कांत जो है वो आप जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जो लॉ होता है वो मोरल फ्रीडम देता है आपको। रूसो ने भी यही कहा था। आप याद कीजिए कि उन्होंने सीआई का भी जो है कॉन्सेप्ट दिया था, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो उनका ये कहना था कि वो फ्री वो है जो कि मोरली फ्री है। यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट, इन सब पे कांत का बहुत सारा विचार है। माओ जेदांग भी इनको पढ़ते हैं। इंडिया में हम इनको माओ से तुंग बोलते हैं। तो माओ से तुंग जो है, ये तो आप जानते हैं कि इन्होंने वर्किंग क्लास से कोई नाता नहीं है। वो ये रूरल पीजेंट को लेके इन्होंने कम्युनिज्म का रिवॉल्यूशन किया था चाइना में, इसलिए ये पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वहाँ पे कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया था। और बहुत सारा ऐसा इनके विचार जो है वो बहुत अलग थे। लेकिन कम्युनिज्म के एक अलग धड़े जो कि रूरल एरियाज में जाता है, पीजेंट से रिलेटेड है। और लेनिन जो है वर्किंग क्लास से है, इसलिए आप इसको यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ पे यह है कि एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म इसमें से, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि लिबरलिज्म के इसमें से क्या एलिमेंट है। फ्रीडम तो लिबर्टी आप जानते हैं, लिबरलिज्म उसी से निकला है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ, ये होना चाहिए लिबरल डेमोक्रेसी में। इंडिविजुअलिज्म तो इसका बेसिक कोर है। प्रैग्मेटिज्म जो है, अब यहाँ पे देखिए ये गलत टाइप से सेट करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। प्रैग्मेटिज्म बहुत ज्यादा लिबरलिज्म में है भी। तो ऐसा कहना कि, लेकिन ये सबसे कमतर है, आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा या सबसे लेस इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसलिए सही इसमें ऑप्शन है सी। ये दोनों ही जो क्वेश्चन इस स्लाइड में, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ऑथर एंड बुक है, कुछ बहुत सारे अननोन इसमें हैं आपके लिए, बस एक बार याद कर लीजिए। रॉबर्ट डहल जो है वो प्लूरलिस्ट थे, लिबरल थे, एक तरह से बिहेवियरलिस्ट भी आप कह सकते हैं। इन्होंने चूंकि ये डेमोक्रेसी को मानते थे, इन्होंने पावर का जो डेफिनेशन दिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। क्रॉसमैन और पॉपर, ये दोनों को आप कह सकते हैं कि ये ओपन सोसाइटी के पक्षधर थे। इन्होंने प्लेटो टुडे लिखा। इब्नस्टीन ने जो है ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, एक हिस्ट्री सबका मतलब जितने थिंकर थे उस पर उन्होंने लिखा। हेगल, आप इसको जान सकते हैं कि उन्होंने फिलोसफी ऑफ राइट लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे आप ये कर सकते हैं। रॉबर्ट डहल ने जो है हु गवर्न्स भी लिखा था, जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जो प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी से। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है पार्टी पॉलिटिक्स पे। मैंने आपको सब पढ़ाया है। डुवर्जर आप भूल नहीं सकते हैं, डुवर्जर रूल, उन्होंने वही कहा, ये डुवर्जर रूल ही आर्गू दैट सिंपल प्लूरलिटी सिंगल बैलेट सिस्टम, जिसको एफपीटीपी बोलते हैं, लीड्स टू टू पार्टी सिस्टम। बिल्कुल ट्रू है। डुवर्जर एंड साटोरी argue that second ballot system proportional representation lead to multi party system। अब डुवर्जर ने तो ये कहा ही था, सार्टोरी ने भी कहा है, तो ठीक है, ये भी है। एंड रॉबर्ट माइकल को भी आप भूल नहीं सकते, जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया। बहुत जगह आपको अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु गेव आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इतना याद कर लीजिए। एंड टू मेन पिलर्स ऑफ यूके यूएसए आर मास पार्टी। अब यहाँ पे मुझे एतराज है, ये ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन इन्होंने इसको सही बोला है। मास पार्टी जो है, ये सब कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो है एक तरह से मास पार्टी नहीं रह गए, सब सब कैच ऑल पार्टी हो गए हैं। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन पार्टी, ये सब सब कैच ऑल पार्टी हैं। लेकिन चलिए, एक समय में ये लोग मास पार्टी पहले होते थे, इसलिए इसके अनुसार से सब सही है, तो ठीक है, बट टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को देखते हैं। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमिनिस्ट क्रिटिक। फेमिनिस्ट क्रिटिक मतलब कौन फेमिनिस्ट है। क्रिटिक जो है नाउन है, ये मत समझिएगा कि फेमिनिस्ट के, फेमिनिज्म के कौन क्रिटिक है, मतलब सिंपल है कौन इसमें से फेमिनिस्ट है। अब यहाँ हयाक और नॉजिक को आपको एक पेयर ग्रुप में देखना चाहिए। दोनों लिबर्टेरियन है। लिबर्टेरियन क्या होता है आपको पता है,
जो क्लासिकल नियो लिबरलिज्म है जिस दुनिया में भी हम रह रहे हैं, कम से कम टैक्स हो, गवर्नमेंट का रोल कम हो, प्राइवेट सेक्टर आगे आए, स्टेट का रोल कम से कम हो, स्टेट एक तरह का नेसेसरी इविल है, इस टाइप की बात। और नॉजिक को भी आप याद कर सकते हैं जिन्होंने एनार्की स्टेट यूटोपिया लिखा, जिन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया अगेंस्ट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। लियो स्ट्रॉस जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट थिंकर रहे हैं जिन्होंने फिर से पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिविज्म को वापस लाया, मोरलिटी, इथिक्स, वैल्यू, ये सारी चीजें को वो फिर से लेकर के आया। तो लियो स्ट्रॉस, इसलिए जो बचा हुआ है वही सही है, पैटमैन। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानिए। इनका फर्स्ट नेम है कैरोल, अमेरिकन कैरोल पैटमैन। ये बहुत बड़ी क्रिटिक रही है लिबरल डेमोक्रेसी की, और इन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक लिखा है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट 1988 में, अगेंस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए सही आंसर है सी। अब मैचिंग में देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इनको छोड़ के आपको सबको पता होगा, हॉब्स को आप जानते हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेवाइथन लिखा, महात्मा गांधी ने काफी चीजें कही हैं पावर के बारे में, और माइकल फोको ने भी, सब पावर का है। अब पावर क्रिएट्स प्राइड, ये आप देखते ही आप हॉब्स की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पावर जो है उससे घमंड होती है, और आदमी को अधिक से अधिक पावर इसलिए चाहिए कि अधिक से अधिक उसको प्राइड, अधिक से अधिक ईगो वो चाहता है वो, और तब तक वो पावर एक्वायर करते रहता है जब तक वो मर नहीं जाता है। इसलिए लाइफ जो है सॉल्ट्री, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस है इन स्टेट ऑफ नेचर में। तो ये आप हॉब से मिला दीजिए। पावर, इसको अभी रुक जाइए, सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पावर मींस सोल फोर्स। अब ये तो आप जानते हैं, इसमें से कौन कह सकता है आत्मा, इन सब की बातें तो महात्मा गांधी करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि मान लीजिए आप केवल एक जानते हैं या एक भी नहीं जानते और आपने गेस किया है कि पावर मींस सोल फोर्स महात्मा गांधी, आप लकी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में तो ऑलमोस्ट 100% मैचिंग क्वेश्चन में केवल एक ऑप्शन सही जानने से आप पूरा क्रैक कर सकते हैं। डीयू और इन सब में भी एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से आपका काम बन जाता है, कई बार दो ऑप्शन। तो आप एक से मान लीजिए C2 केवल एक ही ऑप्शन में है चार में से, तो आपका काम बन गया। नहीं तो देखिए पावर इज ओमनी प्रेजेंट। आप याद कीजिए, मैंने कई बार आपको कहा है, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि माइकल फोको ने यह कहा था कि पावर जो है वो ब्लड कैपिलरी की तरह है। जिस तरह शरीर में हमारे ब्लड कैपिलरी हर पूरे शरीर में छाई हुई है, उसी तरह से पावर समाज में ब्लड कैपिलरी की तरह हर जगह उगता है। कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, फैमिली, पावर से आप बच नहीं सकते हैं। तो ये माइकल फोको का कहना है। तो केवल जो बच गया वो है सीएल फ्रेडरिक। और सीएल फ्रेडरिक बारे में जान लीजिए, जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ये रहे हैं। टोटलिटेरियन पे इन्होंने काम किया है कि टोटलिटेरियन रिजिम क्या होता है। हाना आर्डेंट ने भी इस पे काम किया था, याद रखिएगा, क्योंकि जर्मनी से थी, और इन्होंने भी काफी काम किया सीएल फ्रेडरिक ने। इस स्लाइड में भी काफी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 20, इसमें सभी इंडिया पे लिखने वालों का है, उनका कुछ बुक है, आप इनके और भी बुक्स को जान लीजिए। मॉरिस जॉन्स, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस लिखा, इन्होंने ये भी लिखा था द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इंडिया। उसी बुक में उन्होंने जो है सिंगल पार्टी डोमिनेंस का जिक्र किया था। पॉल आर ब्रास जो है ये इन्होंने नहीं लिखा था, तो ये हम लोग आगे आते हैं। अतुल कोहली बहुत सारा इन्होंने लिखा है, पॉवर्टी एंड प्लेंटी ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा अतुल कोहली गवर्नेबिलिटी पे भी उन्होंने लिखा है। तो अतुल कोहली के बुक्स को भी जान लीजिए, 5-10 बुक जान लीजिए उनके, या 5 कम से कम। एंड वेनर ने भी लिखा है, मैरोन वेनर ने, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैं ये बुक उनका आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जरूर आप याद कर लीजिए, अतुल कोहली का डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो अतुल कोहली। देन पॉल आर ब्रास के बारे में आते हैं, जो कि इन्होंने ये नहीं लिखा था। ये कौन लिखा है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट? अतुल कोहली ने लिखा है, इसलिए यहाँ पे गलत है। पॉल आर ब्रास जो है, ही स्टडीड द इंडियन सब कंटिनेंट, ये थे तो इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने काफी इंडिया के बारे में स्टडी किया। ही हैज पब्लिश न्यूमरस बुक ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जिसमें से ये सब आ सकता है आपको, कि जो कुछ जो है, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, कास्ट, फैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, ये सारे बुक जो हैं ये आ सकते हैं आपको क्वेश्चन अलग अलग। एक बार इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट लोग हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है, जो कि कोर एंड पेरिफेरी वाली कॉन्सेप्ट जो वॉलस्टीन ने दिया था कि डेवलप्ड नेशन जो है कोर है, बाकी उसके डिपेंडेंट है, सैटेलाइट है, उससे उनका इकोनॉमिक हार्म होता है। ये अधिकतर लैटिन अमेरिका के कंट्री में ये स्टडी की गई थी। समीर अमीन अभी आते हैं आगे। आंड्रे गुंडर फ्रैंक जो है, उन्होंने, आपको याद है कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट लिखा था, तो ये आप इससे मार सकते हैं, कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका। और ये ब्राजील के कोर्डोसो थे, इन्होंने जो है भी डिपेंडेंसी पे काफी लिखा, इन्होंने लिखा डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आते हैं पॉल स्विजी, तो ये सही मैच्ड है। तो बाकी जो बच जाता है समीर अमीन, जिन्होंने यूरोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बुक भी लिखा था यूरोसेंट्रिसिज्म, इन्होंने दिया अक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ये भी एक तरह का डिपेंडेंसी ही है। और मोनोपोली कैपिटल भी जो है पॉल स्विजी, सभी डिपेंडेंसी थ्योरी। अब ये कहीं ना कहीं आपको आ सकता है, इसमें से कौन
सी थ्योरिस्ट नहीं है। तो आप ये सबको याद कर लेंगे, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से। अब ये दोनों ही क्वेश्चन रॉन्ग इन्होंने सेट किए हैं, इसको चैलेंज किया गया होगा या नहीं किया गया तो छूट गए होंगे वो। अब यहाँ पे ये क्या ये कहते हैं कि प्रिविलेज होती है, मतलब पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं उनको कुछ प्रिविलेज है जो जनरल हम लोगों को नहीं है। उसमें से अब ये कहते हैं कि इसमें से कौन सा प्रिविलेज है कौन सा नहीं है। अब ये सब तो सब प्रिविलेज जो है मतलब अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ गलत फर्क भी है, जैसे पार्लियामेंट हैज नो पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर वायलेटिंग इट्स प्रिविलेज, ये गलत स्टेटमेंट है। ये सही इन्होंने कहा भी है कि मतलब कि है पावर मतलब कोई भी यदि आप पार्लियामेंट की बेइज्जती करते हैं, जैसे कोर्ट को कंटेम्प्ट पे केस चलाने का अधिकार है, उसी तरह पार्लियामेंट को भी हमारा अधिकार है किसी पे भी कंटेम्प्ट चला सकता है यदि उसने पार्लियामेंट की प्रिविलेज का हार्म किया है। तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये वाला नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू बी एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यदि किसी ने कुछ भी कहा हो, गिवन गाली गलौज भी किया हो, तो उसको कोई कोर्ट में जो है उस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, वो पार्लियामेंट के अंदर ही बात रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द पार्लियामेंट्री रूल प्रोसीजर देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। वहां पे स्पीकर केवल रोक सकता है, बाकी वहां पे और कोई कोर्ट की कुछ नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कहते हैं, ये क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे ये देखिए कि ए सही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन क्रिमिनल और सिविलियन केसेस व्हाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन। ये गलत है। कोई यदि मर्डर करके पार्लियामेंट में चला जाएगा कोई मेंबर, तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। केवल सिविलियन केसेस में छूट है। सिविलियन केसेस मतलब कोई डिफॉल्केशन, कोई मनी का सूट हो, कोई लैंड डिस्प्यूट एंड अदर्स हो। लेकिन यदि कोई क्रिमिनल केस हो तो ये इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए ये गलत है, ये फॉल्स है, इसीलिए इसका ऑप्शन गलत है, इसको चैलेंज किया गया होगा। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन। ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है। कंसिडर द नेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर। अब ये कहते हैं कि इसमें से कौन जो है वो नाम का फाउंडर जो है वो है, और ये जूलियस न्येरेरे जो है, जो तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम लेते हैं, जबकि ये नहीं है। जो फाउंडर है आपको सबको क्लास 12 में पता होगा, घाना के नुक्रुमा हैं, अपने नेहरू जी हैं, इजिप्ट के नासिर हैं, और इंडोनेशिया के सुकार्नो हैं, युगोस्लाविया के टीटो हैं, यही फाउंडर हैं, ये नहीं है। इसलिए ये भी गलत क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं। ये क्वेश्चन काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता है। पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, किसने कहा था? एक कोट देता है, पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक द वेदर, मौसम के जैसा है। एवरी वन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट। ये दूसरी तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पेपर एनालिसिस में कि ये जो है जोसेफ ने कहा था। जोसेफ ने कौन है ये आपको नहीं भूलना है। जोसेफ ने जो है ये सॉफ्ट पावर नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। ये फाउंडर है नियो लिबरलिज्म के, रॉबर्ट कोहेन के साथ। उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया रॉबर्ट कोहेन के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। यही थ्योरी जो है बेसिकली न्यू लिबरलिज्म का जन्म देती है। सुजान स्ट्रेंज यहाँ पे है, इनको भी आपको नहीं भूलना चाहिए, मैंने कई बार बताया। इन्होंने लिखा है कैसिनो कैपिटलिज्म, स्टेट एंड मार्केट, रिट्रीट ऑफ द स्टेट, ये कई बार आपको पूछते हैं ये सब बुक। कैसिनो कैपिटलिज्म भी पूछा गया है, मैड मनी नहीं पूछा गया अभी तक। एंड सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सुजान स्ट्रैंग, मॉर्गन के बारे में आप जानते हैं। हेनरी किसिंगर के बारे में मैंने आपको बताया है कि शटल डिप्लोमेसी इनके साथ जुड़ी हुई है, मिडिल ईस्ट में झगड़ा सुलझाने में, वो भी एक टर्मिनोलॉजी इसमें आती है। अब ये क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ये कहते हैं कि जो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बाधा नहीं दे रहा है। तो यदि आप देखिएगा, इमरजेंस ऑफ स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टी, ये कोई बाधा तो है नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन मोबिलाइजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रीजन रिलीजन कास्ट, यस, ये हमारे लिए जो है एक प्रॉब्लम है। ग्रोइंग रोल ऑफ कॉर्पोरेट मनी इन द इलेक्शन, यस, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। ग्रोइंग क्लास एंड स्पैशियल डिवाइड अक्रॉस इंडिया, मतलब रीजन रीजन आपस में बट गए हैं, पीपुल क्लास में बट गए हैं, ये भी हमारे लिए चिंता है। और फेडरलाइजेशन डिसेंटरिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कि थोड़ा डिसेंटर्ड हो रहा है, थोड़ा रीजनलाइजेशन हो रहा है, रीजनल पार्टीज आ रही हैं, अच्छी बात है, तो ये भी सही है। इसलिए ये दोनों चिंता का विषय नहीं है, ये तीनों है। इसलिए ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। ये तीनों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन इसमें इस स्लाइड पे है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है
वो कब लाया गया। अब ये कब लाया गया ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि फर्स्ट अमेंडमेंट है तो शायद आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कुछ ही समय बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 1.5 साल के अंदर ही पहला अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन ये क्या था ये जानना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर के आए थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी उस समय में। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था उसमें बहुत सारे अनलगढ़ बातें शुरू हो गई थी। तो जैसे हर पॉलिटिशियन को होता है, जब वो पावर में आता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको चुभने लगती है, तो नेहरू जी को भी चुभी होगी। तो उन्होंने बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। आप यदि पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ के लगेगा क्या फ्रीडम है, फ्रेंडली स्टेट के साथ में, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब किसी बेसिस पे आपको जो है सरकार कह सकती है कि आप ये बात नहीं कह सकते, और वो हो भी रही है। तो नेहरू जी ने उसकी शुरुआत कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा, अच्छी बात या जो भी कह लीजिए, 9th शेड्यूल उन्होंने जोड़ा। जमींदारी प्रथा को खत्म की गई थी, उसके अगेंस्ट में राइट टू इक्वलिटी के नाम पे जमींदार लोग कोर्ट में जा रहे थे, तो उन्होंने सारे ऐसे प्रावधान जो जमींदारी प्रथा को खत्म करने और लैंड को एक्वायर करने से रिलेटेड थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, वो सबको एक अलग शेड्यूल ही क्रिएट कर दिया। और उसमें लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 9th शेड्यूल में कोई भी आइटम चला जाएगा तो उसको कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छे इंटेंशन से की थी, लेकिन बाद में जैसे पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है कि उसमें अजीब अजीब चीजें जो है, कोई कपड़ा मिल को बंद भी करना है तो उसको 9th शेड्यूल में घुसा दो। तो 9th शेड्यूल मजाक बन के रह गया है अभी। तो बाद में कोर्ट ने उस पर प्रहार कर दिया, उसने कहा कुछ भी नहीं, आप 9th शेड्यूल को आप एक जो है सील्ड नहीं कर सकते हो। यदि उसमें भी कोई ऐसी बात है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट जाएगी तो हम उसको भी स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो आज 9th शेड्यूल एक तरह से कुछ भी नहीं रह गई है। तो ये दोनों चीजें आपको जाननी चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूंछी कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जस्ट मैंने अभी सरकारिया कमेटी बताया, सरकारी कमीशन बताया था जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे 1983 में। 2007 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो एक दूसरी कमेटी बनी थी, जस्टिस पुंछी जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में पुंछी कमेटी बनी थी। उन्होंने भी वही सब बातें कही कि भाई गवर्नर को ऐसे नहीं होना चाहिए, गवर्नर को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, गवर्नर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, गवर्नर को चुनने के पहले जो है आप चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, बहुत बहुत सारी बातें कही। फिर उनकी बात किसी ने मानी नहीं। तो अब यहाँ पे जो है ये है कि ये पुंछी कमेटी किस बात से रिलेटेड है, तो यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब, और ये सरकारिया कमीशन भी उसी से रिलेटेड है। देन ये इसका सही आंसर हो गया ए, इसका सही आंसर हो गया सी। यह स्कॉलर आफ्टर फीलिंग डिसइल्यूजन्ड with a purely causal theory of politics prefer to accord some place to value, goal, norm in the study of। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो इम्पेरिसिज्म आया है, जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया 1950s में, उससे कुछ लोग लियो स्ट्रॉस जैसे बहुत दुखी हो गए कि पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा बन गया है, तो फिर कहाँ पे आएगी, क्या सोसाइटी कैसा होना चाहिए, क्या नॉर्म, वैल्यू, इथिक्स, मोरालिटी, ये सब सब खत्म हो जाएगी समाज से। तो वो उन्होंने जो है इंपेरिसिज्म को टक्कर दिया, इसको नियो इंपेरिसिस्ट कहा गया, या पोस्ट बिहेवियरलिस्ट भी आप कह सकते हैं। ये सब नहीं है, ये तो नहीं हो सकते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट भी नहीं है, रेडिकलिस्ट भी नहीं है, नियो एम्पेरिसिस्ट या पोस्ट बिहेवियरलिस्ट। लियो स्ट्रॉस को याद कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपको। Who of the following is the only officer allowed to participate in the proceedings of Indian Parliament? मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जिनको कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह अलाउ किया जाता है, और वो केवल एक आदमी है, जान लीजिए, वो है अटॉर्नी जनरल। लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं, वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्विज का। इन रेफरेंस टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड फॉर द फॉली ऑफ जस्ट वन मैन मे स्पेल डिजास्टर फॉर द होल नेशन। अब ये तो अरबिट क्वेश्चन है, आप केवल जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। जिमी कार्टर ने कहा था, लेकिन जो आपको जानना चाहिए जिमी कार्टर के बारे में वो ये है कि हिज फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। वर्ल्ड ह्यूमन राइट के इतने बड़े मतलब कि सपोर्टर कोई और प्रेसिडेंट यूएस का नहीं रहा, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। देन विच वाज द लास्ट स्टेट विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पे कौन सा स्टेट सबसे जो है बाद में बना और सबसे पहले बना। सबसे पहले बनने वाला आंध्र प्रदेश था फर्स्ट 1953 में, और जो सबसे बाद में जो है पंजाब, मैंने यहाँ लिख दिया है पंजाब 1966 में, एपी जो है फर्स्ट था। ये दोनों ही क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने दोनों ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिए। आगे चल के आप देखेंगे इन्होंने ये भी पूछा है कि कौन सा फर्स्ट स्टेट था लैंग्वेज बेसिस पे। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट, पंजाब सेकंड, दोनों का डेट भी यही है।
आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इट हैज बीन आर्गुड दैट इंडिया एट द टाइम ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑलमोस्ट लैक्ड ऑल द इंग्रेडिएंट दैट मेक लिबरल डेमोक्रेसी ए सक्सेस। इनका कहना है कि इंडिया जिस समय आजाद हुआ था तो कई लोग वेस्टर्न में बोलते थे कि भाई ये कंट्री में कहाँ डेमोक्रेसी चलेगा, तो ये सब समस्या वो गिनाते थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ लिटरेसी, सही है, जहां वोटिंग वोटिंग लोग कैसे करेंगे। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एब्सेंस ऑफ सीजीएबल मिडिल क्लास, ये भी सही था। हिरार्किकल सोशल ऑर्डर हमारे यहाँ था, कास्ट सिस्टम ऑलमोस्ट डेलिबरेटली डिजाइन टू रेजिस्ट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। कहाँ इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी थी नहीं, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या मतलब होगा। तो फ्लेयर्ड अप कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिस्टिंक्शन, मतलब बहुत सब बटे हुए थे हम लोग, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर, तो ये भी सही है। लेकिन ये कहना कि लैक ऑफ ए प्लूरलिस्ट एंड एकोमोडेटिव कल्चर, ये हमारे हिंदू समाज जो मेजोरिटी है वो हमेशा से एकोमोडेटिव रहा है। उसने शुरू से जो है डिफरेंट भाषा, कल्चर, इथनिसिटी को अपने ऊपर समाहित किया, उसके साथ में जिंदा रहा, इसलिए ये फॉल्स है। तो यही इसका सही आंसर जो है वो ये है कि ए बी सी डी ओनली। अब ये देखिए, कंसिडर एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्टेट जो रिऑर्गेनाइज किया गया हमारे यहाँ, जो पहले के 8-10 स्टेट थे और वो जो है कितने सारे 28 स्टेट में बदल गए, 29 स्टेट में, उसका क्या लॉजिक रहा है, उसमें से कौन सही है। स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सही है, ये तो होता है। स्टेट्स आर क्रिएटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल आइडेंटिटी ग्रुप, जैसे तेलंगाना है, झारखंड है, तो यस ये भी रहा है। States are created according to the electoral interest of the national political parties. क्या आपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी जो सत्ता में रही है उन्होंने बना दिया है। ये कहना, मेरे अनुसार से ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा ये कहा नहीं जा सकता है, भले ही वो होता भी हो तो ऐसा कहना मुश्किल है। स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ बेटर डेवलपमेंट रिकॉर्ड ऑफ न्यू स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। नए स्टेट जो बने हैं, झारखंड जैसे, कोई खास उन्होंने कुछ किया नहीं है, इस बेसिस पे तो बना नहीं है, तो इसलिए ये भी जो है फॉल्स है। तो मेरे अनुसार से केवल सही जो है ये 2 है, लेकिन जो क्वेश्चन सेटर उसके अनुसार से ये सी भी सही है कि ये मतलब इलेक्टोरल इंटरेस्ट से जो है इसको क्रिएट किया गया। मैं नहीं मानता, अब इसको मैं तो चैलेंज करता यदि ये होता तो, बट एनीवेज आप अपना अपना जजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगती है वो कितने समय तक ऑपरेशन में रह सकता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इंटरेस्टिंगली इनडेफिनेटली, जब तक प्रेसिडेंट उसको हटा ना ले। जो आर्टिकल 352 है उसकी जरूर है कि उसको पार्लियामेंट को 6 महीने के 6 महीने पे उसको जो है बढ़ाते रहना पड़ सकता है, उसकी टाइम लिमिट है। वैसे वो भी इंडिफिनिट काल तक हो सकती है, लेकिन ये है यहाँ पे जो है ऐसी कोई टाइम लिमिट जो है दी हुई नहीं है, तो इनडेफिनेटली है। Action and relevance and better to be vague. Action and relevance and better to be vague than non-relevantly precise. देखिए ये कहना क्या चाहता है कि जब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन हुआ पॉलिटिकल साइंस में, तो वहां पे वैल्यू जो है या रिलीवेंस कहीं पीछे छूट गया। फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, प्रिसाइज होना, साइंटिफिक होना, वो आगे आ गया। लेकिन आप साइंटिफिक हैं, आप प्रिसाइज हैं, लेकिन आप रिलीवेंट नहीं है। मतलब आप किस लिए प्रिसाइज हैं, आपने बहुत सारे डेटा जुटा लिए, लेकिन क्यों जुटा लिए, उससे समाज के सोशल अरेंजमेंट में क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है ये पता नहीं है। इस तरह के जब थॉट आने लगे तो उसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा गया। मतलब कि बिहेवियरलिज्म से आगे निकलो, वो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू न्यूट्रल जो बनाने की उसकी कवायद है, साइंटिफिक बनाने की कवायद है, वो उसके इसेंस को छीन रहा है, क्योंकि ह्यूमन कभी वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है। ह्यूमन प्रेफरेंसेज, ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट, ये भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो इसी बेसिस पे जो है पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया, जिसके 7 क्रेडो जो है ईस्टर्न ने दिए, डेविड ईस्टर्न, जो इंटरेस्टिंगली बिहेवियरलिज्म के भी जनक माने जाते हैं, उन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे। तो यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस है, रिलेवेंस है, एक्शन ओरिएंटेशन, लाइक दैट। तो ये जो एक्शन एंड रिलेवेंस एंड वेग होना हमें मंजूर है, लेकिन इरिलेवेंट होना मंजूर नहीं है, ये सब पोस्ट बिहेवियरलिज्म को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये पूछा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो है एलिमेंट्री लेवल 6 से 14 साल को, वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया गया है, सॉरी। तो इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में। वैसे इंप्लीमेंट जो है आरटी काफी बाद में हुई, 2009 में इंप्लीमेंट हुई, जो कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि इतने समय बाद, जबकि अमेंडमेंट 2002 में ही आ गई थी। और ये ऐड किया गया आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ के अंदर दिया गया है कि एजुकेशन होना जो है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके तहत लाया गया है। अब यहां पे देखिए
ये पुरानी किताबों को लेकर के फिर से आ गए हैं, लेकिन चूंकि इसमें कौटिल्य और मनु है तो आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कौटिल्य ने अरसास लिखा, तो ये तो सही है। मनु ने मनु स्मृति लिखा। कलहन जो है ये जम्मू कश्मीर में थे, कश्मीर में इन्होंने राज तरंगिणी लिखा। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन। राज तरंगिणी मतलब होता है मतलब सीरीज ऑफ राजा, तरंग मतलब जैसे लहर आती है ना, तो मतलब हिस्ट्री ऑफ राजा हो गया। एंड बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन एक हिंदू राजा थे 7th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में, तो उनके थे। इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। और जो मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त ने लिखा था। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो व्हाई ये सब पूछे, इसलिए सही इसमें ये है, ये गलत है, डी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि अधिकतर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 2 आर्टिकल जो है ये सीधा, मैं इतना लंबा छोड़िए, ये कहता है कि आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है। ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। आर्टिकल 226 सेम काम के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए कि आर्टिकल 226 32 से भी इसका स्कोप बड़ा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट नहीं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो तो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन वो लीगल राइट है, आप उसको भी इन्फोर्स कराने के लिए 226 के तहत रिट आवेदन दायर कर सकते हैं। इसलिए 226 का जो दायरा है वो 32 के दायरे से बड़ा है। उसके अलावा ये भी सही है कि रिट, यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के 5 रिट जारी कर सकता है। रिट मतलब ऑर्डर, हैबिया कॉर्पस मतलब कि वो हाजिर करो किसी का शरीर यदि किसी को छुपा के रखे हो, मंडमुस मतलब कि वी कमांड सॉर्ट ऑफ, प्रोविजन रोक सकता है लोअर कोर्ट को, सर्टियोरी भी है, लोअर कोर्ट से केसेस को मंगवा लेता है। क्वो वारंटी, यदि कोई गलत ढंग से कोई ऑफिस में बैठ गया है, उसको नहीं वो लेजिटिमेट है, तो उसको भी कह सकता है कि तुम ऑफिस छोड़ दो। तो ये सारी बातें हैं। writ for the protection of fundamental rights cannot be issued to non-state bodies, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इशू नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। इसलिए सही आंसर इसमें है कि ये सब सही है, डी सही नहीं है। तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है नेचुरली। 1935 का एक्ट पूरा इंग्लैंड का था, उससे बहुत कुछ लिया हम लोगों ने। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, प्रिविलेजेस और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है इंग्लैंड से लिया है। लेकिन फंडामेंटल राइट हम लोगों ने, आपको पता है, यूएसए से लिया है, इसीलिए ये सही नहीं है। यही ऑर्डर। व्हेन वेयर द रूल्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मेड इन इंडिया, ये भी मैंने किसी वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट कमेटी होती क्या है समझिए, हर डिपार्टमेंट के साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी अटैच कर दी जाती है जो स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग का मतलब गवर्नमेंट में होता है ऐसा ऑर्डर या ऐसी कमेटी जो बार बार बनती नहीं है, एक बार बन जाती है तो कुछ सालों तक वो रहती है। स्टैंडिंग कमेटी तो कमेटी बनी हुई है, खड़ी है, तो वो सालों भर जो है उस डिपार्टमेंट के क्रियाकलाप को एक तरह से मॉनिटर करती है पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तो इसकी जो रूल बनी थी 1989 में बनी थी, इसको जस्ट याद कर लीजिए। ये 2-3 जगह रिपीट हो गया है, अब वैसे सुनने में तो अरबिट लगता है लेकिन रिपीट हो गया है, तो इसको याद कर लीजिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में जो है वो कहाँ के एक ग्रास रूट मूवमेंट से निकला था। बहुत ज्यादा वहां एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ था जो लेड किया था मजदूर किसान शक्ति संगठन ने, जिसकी लीडर जो थी अरुणा रॉय थी। और बाद में अरुणा रॉय अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके ये लोग दिल्ली में भी इन्होंने आंदोलन किया। इस सब के लिए इन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड भी शायद मिला है, आप चेक कर लीजिएगा। ये सब अरविंद केजरीवाल को तो मिला ही है, अरुणा रॉय को भी शायद मिला है। और वो आरटीआई मूवमेंट में बदल गया, जो कि आरटीआई 2005 अक्टूबर में आया। अब ये यहाँ पे मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ से हम लोगों ने लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट यूएसए, डीपीएसपी, आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फेडरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कनाडा से अपनाया है, प्रिविलेजेस जो है यूनाइटेड किंगडम से, रूल ऑफ लॉ कैबिनेट सिस्टम भी वो यूके से ही या ब्रिटेन से, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वेमर रिपब्लिक जर्मनी से लिया है जो 1935 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में था। 42 नंबर क्वेश्चन रीजन एजर्सन है, जो आगे बहुत ज्यादा इन्होंने पूछा, इसलिए पहली बार मैंने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन बाद में मैं नहीं दूंगा कि आपको पता होना चाहिए।
इसमें दो स्टेटमेंट होती है, मैं फिर से बता रहा हूं यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो। एजर्सन जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि ये ऐसा होता है, जैसे कि सूरज पूरब में उगता है। रीजन जो है उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि अर्थ अपने दूरी पे जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इसीलिए। तो वो इसका एक्सप्लेनेशन है, अपने आप में वो स्टेटमेंट सही भी होती है और वो एक्सप्लेन भी करती है एजर्सन को, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें चार ऑप्शन जो होते हैं ये होते हैं कि दोनों ए और आर जो है सही हो, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का हो। दूसरा हो सकता है कि दोनों सही तो हैं अपने में, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। और फिर दूसरा तो एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही एक गलत, ये जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एजर्सन क्या है, द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, मतलब 1990 के बाद का जो दुनिया है, इट इज ए मल्टीपोलर मोमेंट इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। ये तो किसी ने कहा होगा, आपको पता है इस टाइप की बातें, ये क्वेश्चन सेटर तो लिखा नहीं है। अब मल्टीपोलर मोमेंट इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड, अब ये इतना कंफ्यूजिंग है, मैंने इस पे कितना भी सोचा तो मुझे लगा कि ये बात तो सही है। वर्ल्ड तो यूनिपोलर है, अमेरिका जो है पोस्ट कोल्ड वॉर, लेकिन अमेरिका खुद इतने तरह से खिंचा हुआ है ना कि मल्टीपोलर मोमेंट है, मतलब कि मौका है कि मल्टीपोलर हो जाओ और नए पावर इमर्ज कर सकते हैं। अमेरिका की पावर बहुत कारणों से लिमिटेड है, जो ये रीजन कहता है अमेरिका रिमेन्स द वर्ल्ड प्री इमिनेंट एक्टर बट इट्स ऑल्सो स्ट्रेच्ड मिलिटरली, इन डेट, फाइनेंशियली, डिवाइडेड डोमेस्टिकली एंड अनपॉपुलर इंटरनेशनली। तो इसलिए ये दोनों ही सही और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, लेकिन इसमें इनका मानना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मैं इसको कंटेंट करता हूं, आप देख सकते हैं। यहां मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कभी ना मान के चलिए कि डीयू या जेएनयू ने यदि कोई क्वेश्चन का आंसर ये दिया है तो वही सही है। ये बहुत गलत क्वेश्चन सेट करते हैं, बहुत बेध्यानी से करते हैं। आप हमेशा सचेत रहिए और लड़िए अपने हक के लिए, अपनी जो आपको इतनी मैंने पढ़ाई है उसका यूज कीजिए, कभी उसको सही मत मानिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पूरी दुनिया के एजेंसी जो है वो गलती करते हैं, जब 100 क्वेश्चन पूछते हैं एक दो क्वेश्चन उसमें रॉन्ग होते हैं, बाद में वो उसको सुधारते हैं, इवन आईआईटी के एग्जाम में और इवन सभी एग्जाम में, इंडिया में तो खास करके। क्वेश्चन नंबर 43, हु बिलीव दैट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी है। मार्क्सिज्म में क्या हुआ कि इन्होंने डेमोक्रेटिक ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, जो सारे कंट्री एक एक करके जो लिबरेट हो रहे थे कॉलोनियल मास्टर से, डेमोक्रेसी हो रही थी, उसको उन्होंने नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन से इन्होंने जोड़ दिया। इन्होंने कहा से इंडिया आजाद हो रहा है, तो ये जो है नेशनलिज्म जो है वो और डेमोक्रेसी जो है वो दोनों एक है, और ये जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी बन गई। माओ जेदांग ने इस थ्योरी को बेसिकली दिया था, सभी सभी मार्क्सिस्ट देते हैं, इसलिए सही आंसर इसमें सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। ये एक कोट है जो कि बहुत फेमस है, पावर के बारे में है। पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप एंड रिमेन इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप टुगेदर। ये ग्रुप में पावर इज को क्रिएशन, पावर मिल करके कुछ क्रिएट करने की, मैंने आपको 10-20 बार बताया होगा, ये हाना आर्डेंट ने कहा था। पावर का एक नया ही आयाम उन्होंने दिया। वो एक तरह से फेमिनिस्ट टाइप की व्यू भी रखती थी, खुद भी वुमेन थी। तो हाना आर्डेंट इसका सही आंसर है। पावर का जब भी इस टाइप का आए, ग्रुप कम्युनिकेशन से, बातचीत के द्वारा, डायलॉग से, को क्रिएशन, तो आप समझ सकते हैं हाना आर्डेंट। अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट टू, ये जो बेसिकली क्या है, ये 3 जजेस केस के बारे में पूछता है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, जजेज अपॉइंट जजेस। अभी इंडिया में जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि चीफ जस्टिस उसको चेयर करते हैं, वही रिकमेंड करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसको जज बनना चाहिए। गवर्नमेंट उनके रिकमेंडेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर डिले कर सकती है, लेकिन इसको 3 जजेस केसेस से ये जो उभर के आया है, खुद ही जुडिशरी ने डिफरेंट जो केसेस हुए उससे ये प्रोनाउंस करके ये पॉलिसी बना ली है, एक जुडिशियल पॉलिसी है। फर्स्ट जजेस केस आप रट लीजिए, यदि रटना है ये था, सेकंड जजेस केस ये था, इन सब का अलग अलग नाम भी है, एसपी गुप्ता वर्सेस सो एंड वो सब भी देख सकते हैं आप। फोर्थ जजेस केस कोई है नहीं, ये गलत है, तो इसी से आपका ये आंसर निकल जाता है कि यही 3 है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर जो सैमुअल मार्टिन लिपसेट, ये बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने लिखा था द पॉलिटिकल मैन, तो ये तो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जो है वो सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने लिखा था, तो ये तो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बुक है, आपको जानना चाहिए। लासवेल जो है एक बिहेवियरलिस्ट थे, सॉरी लासवेल के बारे में बोल रहा हूँ। लासवेल जो है, इन्होंने जो एक डेफिनेशन दिया था पॉलिटिक्स का, बहुत इंटरेस्टिंग था, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये मैंने आपको बताया भी है, तो ये भी, और ये इनका ये बुक भी है और ये डेफिनेशन भी है।
देन सुम पीटर जो है, इन्होंने एक बुक लिखा, ये बिल्कुल सही है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी। सुम पीटर के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक तरह से इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिया कि जनता को एक बार चुनने के बाद चुपचाप बैठ जाना चाहिए, पैसिव होकर किसी की बुराई भी की जाती है। मैकलेवर जो है, इन्होंने ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था, ये गलत है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लिखा था केनिथ वियर ने, ये भी पूछा सकता है, और इन्होंने लिखा था मॉडर्न स्टेट। मैकलेवर ने लिखा मॉडर्न स्टेट, तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, यदि आपने बहुत डीप पढ़ाई की हो तो मॉडर्न स्टेट जो है मैकलेवर का है। यहाँ पे जो है मैंने बर्टन रसल का यहाँ से लिया है, क्योंकि लासवेल तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैक्स वेबर आपको पता है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी इन्होंने लिखा है। तो बर्टन रसल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये ब्रिटिश के बहुत बड़े जो हैं ग्रेट लॉजिशियन, फिलोसफर, पैसिफिस्ट थे, जो कि एंटी इंपेरियलिस्ट थे, और उन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। मतलब बेसिकली ये लॉजिशियन थे, मैथमेटिक्स और लॉजिक्स, लेकिन फिलोसफर भी थे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने उस पर भी कहा था। तो बर्टन रसल, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं इंग्लैंड में। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो एक रोट लर्निंग है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी इंडिया में बनी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही तो पूरा सब कुछ चलता है, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, गवर्नमेंट, बाबूडम एंड ऑल। उसके जो रिफॉर्म है उसमें जो सेकेंड रिफॉर्म कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? ये वीरप्पा मोइली थे, कांग्रेस के लीडर, तो सही आंसर है सी। अब यहाँ पे देखिए, कांग्रेस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस सिस्टम जो रजनी कोठारी ने लिखा, उसके ये 4 फीचर है, इसमें कौन सही है? ये चारों सही हैं, बस चारों पढ़ लीजिए। मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं, आप आराम से इसको बैठ करके पढ़ लीजिए और इसको रट भी लीजिए, और ये वही है जो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा मजाक है कि इन्होंने गलती से ये सब का ईयर दे दिया, और फिर कहते हैं कि इसको ना आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जब आपने ईयर दे ही दिया तो कोई भी सजा लेगा, तो ये तो बिल्कुल, मतलब इसको क्या कह सकते हैं आप, मजाक है ये। अब यहाँ पे आइए, डेविड ईस्टन, और क्वेश्चन भी बेकार है इसमें जो सब है। अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसको मैच करने के लिए, डेविड ईस्टन, मैंने कई बार आपको बताया है कि डेविड ईस्टन जो है वो फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहे जा सकते हैं, फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी भी कहे जा सकते हैं, तो डेविड ईस्टन यहाँ मिला लीजिए। ये भी मैंने राइट मिल्स के बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि इन्होंने पावर इलीट्स, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। मैंने कल ही आपको पढ़ाया है कि इन्होंने जो है वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, वो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या था मैंने आपको बताया था, तो सोशियोलॉजिस्ट थे ये। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट के बुक हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, उसमें से राइट मिल्स भी हैं, पावर इलीट। देन जो लॉयटार्ड हैं, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और पॉवेल ने गैब्रियल एलमंड के साथ लिख करके, एलमंड एंड पॉवेल, इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थ्योरी दिया, जो बहुत जगह यूज होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी एंड मेनी अदर में। तो ये क्या था बेसिकली, यहाँ देखिए कि इन दोनों ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा, इन्होंने कहा कि केवल हमको पॉलिटिकल सिस्टम समझने के लिए ये केवल नहीं समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? इंस्टीट्यूशन है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, मतलब जो जो समाज में जो स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू जो हम निगोशिएट करके जीवन जीते हैं, चाहे वो हार्ड इंस्टीट्यूशन हो, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन है, मैरिज भी इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, सरकार है, ये सब सब स्ट्रक्चर है। और जो हमारी अपनी जो बात है वो एजेंसी है, जो ह्यूमन ताकत है। तो इनका कहना था कि हम केवल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना चाहिए, वो क्या फंक्शन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही स्ट्रक्चर कई फंक्शन कर सकते हैं, एक ही फंक्शन 5 स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उससे इन्होंने, और ये सिस्टम थ्योरी से निकल के आया था, पॉवेल और अल्मेंट। अब इसमें बहुत सारे येलो आप देख रहे हैं, क्योंकि इतने इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से निकल करके। क्वेश्चन अपने आप में तो ग्रेट नहीं है। ये कहता है हु इज क्रेडिटेड टू हैव फॉर्मुलेटेड ए प्रिंसिपल ऑफ मेडिएवल सेक्युलरिज्म। मतलब कहने का मतलब कि मेडिएवल टाइम में, जहां चर्च का यूरोप में इतना बोलबाला था, तो वहां पे कौन ऐसा था जिसने की सेक्युलरिज्म की बात की? तो ये जो है, ये मार्सिलो ऑफ पादुआ, ये थे। पादुआ वहां पे जगह भी है, तो मार्सिलो ऑफ पादुआ। लेकिन इसमें जितने इसमें जेंटलमैन है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिवल टाइम के थिंकर हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये टकरा जाएंगे, इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। आप देखिए, सबसे पहले मार्सिलो ऑफ पादुआ का लीजिए। ये मेडिवल इटालियन, इसमें से कुछ तो इटालियन है, इटालियन स्कॉलर थे। उन्होंने लिखा था ये वाली बुक, डिफेंसर पासी, आर्गुइंग नॉन इंटरवेंशन ऑफ चर्च इन टेम्पोरल स्टेट मैटर। उनका कहना था चर्च को क्या काम है स्टेट के मैटर में, तो इन्होंने आवाज उठाई। उस समय समझिए उनको कितना मुसीबत झेलना पड़ा होगा। ह्यूगो गॉरिटियस जो है, मैंने अभी आपको बताया कि इससे जो है वो मार्टिन वाइट ने जो है थॉट लिया था रैशनलिज्म का इंटरनेशनल सिस्टम में। ये डच फिलोसफर थे।
रैशनलिस्ट, इन सब का मैंने टाइम भी दिया, आप देख सकते हैं। रैशनलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल सोसाइटी इन्होंने अपनाया था, इंटरनेशनल लॉ पे इन्होंने काफी काम किया था। ये जो है वेस्टफेलियन पीस ट्रीटी के इंटेलेक्चुअल फादर कहे जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे, क्योंकि पीस की बात उन्होंने की थी। और उन्होंने राइट को बहुत इंटरेस्टिंगली डिफाइन किया था कि राइट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन एबिलिटी टू एक्ट और एज ए मीन्स ऑफ रियलाइजिंग समथिंग। जब आप कुछ रियलाइज कर पाते हैं तो वो एबिलिटी जो होती है आपका राइट है। थॉमस एक्यूना जो हैं, ये भी इटालियन फिलोसफर थे। ये केवल भगवान के बारे में बात करते हैं और इतना स्ट्रांग बात करते हैं कि इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था क्रिश्चियन रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिलाने में। तो इन्होंने 5 प्रूफ दिए थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के, और ही आर्गुड दैट गॉड इज द सोर्स ऑफ बोथ द लाइट ऑफ नेचुरल रीजन एंड लाइट ऑफ फेथ। हैप्पीनेस इज कंटेम्पलेशन, गॉड के बारे में सोचना विचार करना ही जो है वो सुख है। और ही सिंथेसाइज्ड एरिस्टोटेलियन फिलोसफी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब एक तरफ एरिस्टोटल की फिलोसफी थी और एक तरफ क्रिश्चियन, दोनों को उन्होंने मर्ज किया, जो बहुत पावरफुल हो गया। जॉन ऑफ सेल्सबरी जो हैं, ये इंग्लिश फिलोसफर थे। प्रैक्टिकल कॉमन सेंस की इन्होंने बात की थी। एंड ऑफ एजुकेशन मोरल होना चाहिए, केवल लर्निंग नहीं। मतलब आदमी यदि एजुकेटेड होता है तो वो उसमें मोरलिटी आनी चाहिए, ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल केवल होना चाहिए। और उनका ये कोट इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे शेयर करने से रोक नहीं पा रहा हूं। ये जॉन ऑफ सेल्सबरी का कि द लाइफ ऑफ मैन ऑन अर्थ इज ए कॉमेडी। ये एक मजाक बन के रह जाता है, कॉमेडी। वाई? वेयर ईच फॉरगेटिंग हिज ओन प्लेज अनदर रोल्स। वेयर ईच फॉरगेटिंग हिज ओन एंड प्लेज अनदर्स रोल। मतलब हम अपना रोल भूल जाते हैं और हम दूसरे का रोल प्ले करते रहते हैं, इसलिए लाइफ जो है अर्थ पे जो है कॉमेडी में बदल जाती है। जॉन सेल्सबरी। तो एनीवेज, ये आज का सही आंसर हो गया बी। और आपने सब के बारे में जान लिया। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, जहां भी आएगा आप इसको, इतना ही इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू के लिए चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए अब बच्चा ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन को किस नाम से जानते हैं? ये है इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो हेडली बुल को याद कीजिए, जो उसके एक तरह से फाउंडर हैं। मार्टिन वाइट को याद कीजिए, जिसके बारे में अभी हमने कहा। ये दोनों ही जो है इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इनेग्मेटिक एक बात है, वो आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इलेक्शन से रिलेटेड है, उसमें जो 3 नंबर है आर्टिकल 124(3)(c), वो कहता है कि किसी भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को भी जो है प्रेसिडेंट जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। मतलब भले ही वो बाकी जो 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 नॉर्मल जो है एलिजिबिलिटी के, वो हाई कोर्ट में जज होने चाहिए या एडवोकेट होने चाहिए इतने साल, वो सब खुद नहीं, केवल डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। लेकिन इसके तहत आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। यही बेसिकली फैक्ट है। इस आर्टिकल के तहत अब तो किया भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो कॉलेजियम सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट की अपनी बात तो कुछ है नहीं। लेकिन इसको कभी यूज नहीं किया गया है, बस यही आपको जानना चाहिए। बाकी तो ये इसमें पूछा है कौन सा जज इसके तहत हुआ है, तो कोई जज हुआ ही नहीं है, तो बस ये जान लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस बिहेवियरलिज्म? आपको पता है बिहेवियरल मूवमेंट 1950s में हुई, वहां पे डिमाइस ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लेयर कर दिया गया, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, फिर नॉर्म, वैल्यू और फैक्ट दोनों मिल करके अब चलते हैं। बिहेवियरलिज्म को किसने कहा कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट था विद इन पॉलिटिकल साइंस? ये एक वन ऑफ द बिहेवियरलिस्ट रॉबर्ट डहल ने कहा। रॉबर्ट डहल जिसने पावर का डेफिनेशन दिया, आपने देखा रॉबर्ट डहल जिसने गवर्निंग हु गवर्न्स लिखा, और बहुत सारे और जिन्होंने रॉबर्ट डल के बारे में देखा। ये प्लूरलिस्ट भी थे, प्लूरल थ्योरी भी इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे बिहेवियरलिस्ट कौन कौन है मैंने लिख दिया है आपके आगे के एमसीक्यू के लिए। डेविड ईस्टन जो उसके फादर हैं, रॉबर्ट डल, पीटर लैसलेट जिन्होंने कह दिया डेथ ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये पूछा जाता है। एलमंड, उन्होंने जो पावल के साथ मिलकर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म दिया, और मॉर्टन कम्पलान जिनके बारे में मैंने बताया सिस्टम थ्योरी उन्होंने दिया। अब यहाँ पे आइए थिंकर और कॉन्सेप्ट को मिलाइए। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे भी पता नहीं था, मैंने आपके लिए रिसर्च किया, और उसके बाद भी बहुत डिफिकल्टीज हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्टिंग है कि मैरी कैल्डर ने जो है न्यू वॉर का कॉन्सेप्ट दिया। मैरी कैल्डर, उनका कहना था कि मतलब किस टाइप की, अब जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो वॉर है ना, वो उस टाइप की वॉर नहीं है जो पहले होती थी, एकदम एक अलग टाइप की वॉर हो गई है। उसके काफी सारे उसके फीचर जो उन्होंने दिया है, तो न्यू वॉर तो इससे हो गई। देन मार्टिन शॉ ने जो है डिजेनरेट वॉर का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि जब आर्म फोर्स सिविलियन पॉपुलेशन पर मारने लगती है, को मारने लगती है, तब वो डिजेनरेट वॉर हो गया। मतलब डिजेनरेट मतलब गंदा टाइप का वॉर हो गया, तो डिजेनरेट वॉर है। रेमंड एरॉन ने जो है, जो पहले भी आपको मैंने अभी बताया, पीस एंड वॉर लिखा, ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन्होंने हाइपर बोलिक वॉर का कॉन्सेप्ट दिया। और विलियम कोहेन ने जो है
ये अमेरिका के डिप्लोमेट भी थे, रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर RMA कहते हैं, उससे ये जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधा सीधा नहीं, पता नहीं किस तरह से दिया है। एनीवेज, ये मैंने लाल से दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, वैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा है। ये करें इनको इन बुक को अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकली। ये क्या बकवास है? क्यों हमें याद रखना है कौन बुक कब पब्लिश हुई है? कौन बुक क्या है वो तो ठीक है, किसने लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन इट इज टू मच टू रिमेम्बर कि ये कब पब्लिश हुआ। तो एनीवेज, आप ये जानिए कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा, जो लिबर्टेरियन के सबसे बड़े प्रोपाउंडर थे। एनार्की स्टेट यूटोपिया मत भूलिए, रॉबर्ट नॉजिक। 4 एसेज ऑफ लिबर्टी मैंने आपको पढ़ाया है, इसैया बर्लिन जिन्होंने निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी दिया। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन तो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, सैमुअल हटिंगटन, और जिन्होंने की डेमोक्रेटाइजेशन भी लिखा था, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, तो वो भी मत भूलिए। और आइडियोलॉजी जो बुक है वो मैंने यहाँ दे दिया है, बहुत ही अननोन टाइप का, पेट्रोव पामलनिज प्लामेनाज जो भी है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो है आइडियोलॉजी इन्होंने लिखा, ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं, ये तीनों बुक आपको जरूर याद रखना चाहिए, और ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, भूल जाइए इसको। हु सेड कि हिस्ट्री इज द ग्रेव यार्ड ऑफ इलीट्स? ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि पैरेटो ने जो है वो इलीट्स पे बहुत सारा इन्होंने थ्योरी दिया है। पैरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स दिया है, उन्होंने ये बात भी कही है। राइट मिल्स ने पावर इलिट्स दिया है, मैंने समझाया भी है कई दूसरे वीडियो में पावर इलिट्स क्या है, इसको याद रखिए। मोज़का जो है उन्होंने भी इलिट्स पे काम किया है, इलिट्स आर एन ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी इनका कहना था, तो मोज़का ने उस पे काम किया है, पेरेटो ने काम किया है। लास्की ने उस पे काम नहीं किया है, लास्की प्लूरलिज्म पे काम किया है, वो सोशलिस्ट जैसे थे। तो और मैनहीम जो है, कार्ल मैनहीम, इन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नाम की बुक लिखी है। यदि आपको गट्स है, दिमाग में इतना लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, याद कीजिए, और उतना ही आप जो है अच्छा कर सकते हैं। ये वैसे अनफॉर्चुनेट है कि जितना याद करेंगे उतना अच्छा करेंगे। 59 देखिए, ये कहता है, ये सिंपल इतनी लंबी चौड़ी बात ये कहता है कि हमारे यहाँ जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, वो किस समस्या से दूर करने के लिए आई, मतलब हम किन समस्याओं में घिर गए थे। ये सारे समस्याएं सही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारे समस्याओं से उबरने के लिए, खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड अदर्स जो हुआ था, उससे उबरने के लिए नरसिम्हा राव के टाइम में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, जम्मू कश्मीर के बारे में जो आर्टिकल 370 हटाई गई है, उसके बाद की स्थिति और पहले को मिला करके है, इसको पढ़ लीजिए। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं और ठीक है, आपको जानना चाहिए कि जैसे यूनियन टेरिटरी बन गया 31 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एंड ये सब सारी बातें सही हैं, तो इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, पार्टी को स्टेट से मिलाने के लिए है, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान जी की सही है। वेस्ट बंगाल में ये आरएसपी पार्टी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ये पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये जो महाराष्ट्रवादी गवर्नमेंट पार्टी है, ये गोवा में है, तो इसलिए ये गलत है, और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कंसिडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आया, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो लेकर के आए प्राइम मिनिस्टर एफएम इंडिया के। इट हैज लेड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, कह सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी तो शायद बढ़ ही गई। इट हैज लेड टू इंडियाज रजिस्टरिंग एन एवरेज 6% ग्रोथ हुआ, जो कि 30 इन लास्ट 30 इयर्स, उससे भी ज्यादा कई बार 8-9%, उससे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने, ये भी बात सही है। इट हैज लेड टू एसेंटुएशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी, मतलब ऐसे सॉरी, एसेंटुएशन का मतलब होता है बढ़ जाना, तो ये बढ़ोतरी हुई है, मतलब इम्बैलेंसेस बढ़े हैं। इंटर स्टेट भी लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया, बिहार, उड़ीसा सब ज्यादा पीछे रह गए। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट भी डिस्पैरिटी हुई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं हुआ, सर्विस सेक्टर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग था, इसलिए ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अब यहाँ पे देखिए, हिजरत के बारे में पूछा है। गांधी जी का जो एक हिजरत, एक तरह का सत्याग्रह, एक फॉर्म ऑफ सत्याग्रह था, तो गांधी जी रिकमेंडेड हिजरत का मतलब क्या होता है, मक्का से मदीना जो हिजरत हुई थी मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद की, उनके बेसिस पे ये गांधी जी ने परहैप्स लिया होगा, और आप इसे पढ़ सकते हैं। हिजरत होता है कि वॉलंटरी एक्साइल, जो यहाँ लिखा गया है, इट मींस वॉलंटरी एक्साइल फ्रॉम द परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यदि आपको कहीं का राजा बहुत सता रहा है, आप वहां से शिफ्ट कर जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा एक तरह का सत्याग्रह है। ऐसा पुराने जमाने में कई लोग करते थे, जबकि बसने की जगह की कमी नहीं थी और राजा या जमींदार बहुत आतताई हो जाते थे। तो इस तरह का उन्होंने, उस समय मुस्लिम लोगों में ये था कि ब्रिटिश उसको काफी सता रहे हैं, तो यहां से अफगानिस्तान चला जाए, और गांधी जी ने उसको एक तरह का सत्याग्रह के फॉर्म में
लिया था। तो इसमें से ए सही है और सी सही है। ये चंपारण से रिलेटेड नहीं है और पीस ब्रिगेड से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ए और सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए, आम आदमी पार्टी अभी कब बना, चलिए ठीक है देख लीजिए, 2011 में तो सही है। भारतीय जनसंघ जो है ये नहीं बना था 1953, मैंने यहाँ लिख दिया है। भारतीय जनसंघ बना था 1951 में, आजादी के कुछ ही समय बाद में। और इनको बनाने वाले जो थे उस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर थे, क्योंकि अभी बीजेपी रूल करे, तो आपको जानना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ जनसंघ। और जनसंघ जो है उसी का एक अलग फॉर्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 1984 में बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी 1918 बनी थी, सॉरी। एंड बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में बनी, कांसी राम ने इनको बनाया था, जिसको मायावती अभी जो है लीड करती हैं। भारतीय जनसंघ, तो इसका सही आंसर बी है, जो कि सही मैच नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, अब ये ना सोशल मूवमेंट को का जो कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट है, मतलब क्या क्या उसके फीचर हैं जो हैं, तो वो इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि सोशल मूवमेंट में सिमिलर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता है। एक सोशल मूवमेंट होती है अन्ना मूवमेंट, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सबका आइडियोलॉजी एक हो जाएगा कि वो लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है, ऐसा नहीं होता है। बाकी तीनों सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वही है कि कौन सा पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज बेसिस बना, ये तो आंध्र प्रदेश। तो एक ही बार में 100 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, पंजाब आंध्र प्रदेश दोनों पूछ रहे हैं आप। अब यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट द गोल ऑफ द यूटिलिटेरियन स्टेट इज लिबर्टी रादर देन हैप्पीनेस। ये तो आप यदि मिल्स के बारे में जानते तो आपको पता है कि वो लिबर्टी के चैंपियन थे, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में भी कहा। तो उनका तो ये कहना था कि स्टेट का एम लिबर्टी होना चाहिए, हैप्पीनेस नहीं। तो ठीक है, मिल ने कहा। ये जो है मैच करने के लिए है। अब तक यदि आप मेरे साथ में हैं तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। रॉबर्ट कपलान, आपको पता है कि सिस्टम थ्योरी मैंने आपको डिटेल में बताया। आंद्र गुंदर फ्रैंक जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी, बिल्कुल आप मार सकते हैं। इसी वीडियो को देखते देखते आप लर्न कर सकते हैं। मार्गन्थोव जो है उन्होंने 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म दिया, क्लासिक रियलिज्म के पिता हैं। और गर्बाचोव ने जो है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लाया था, जो कि जिसके चलते कि यूएसएसआर के विघटन का एक कारण भी बना है। अब यहाँ पे आइए, आर्टिकल 350 और 359 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके तहत यदि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो प्रेसिडेंट जो है इस आर्टिकल के तहत हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन 2 फंडामेंटल राइट हमारे फिर भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। वो कौन 2 आर्टिकल हैं? और वो है 2021। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 20 क्या है? पहले उसके पहले देखिए आर्टिकल 21, ये लाइफ लाइन है हमारी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब इसी के तहत ये है कि आप अपने अगेंस्ट में खुद विटनेस नहीं होंगे, किसी क्राइम के लिए 2 बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। कोई क्राइम आपने किया है तो उस समय जो लॉ है उसके बेसिस पे, ये नहीं कि 5 साल पहले लॉ बना था तो और अभी लागू नहीं है तो आपको उसके तहत सजा होगी। ये सब सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल 2021 ए इसका सही जवाब है। ये जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है या अमेरिकन सिस्टम, काफी इंफॉर्मेशन देता है आपको, और ये सब सही है। देखिए, वेस्टमिंस्टर मॉडल इज लूज सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है। इंडिया में भी है तो बहुत सेपरेट, आप इंडिया में देखते हैं ना, घालमेल हो जाती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बीच में, बिकॉज लेजिस्लेचर से ही निकल करके एग्जीक्यूटिव आता है। तो लूज सेपरेशन ऑफ पावर है। अमेरिकन मॉडल जो प्रेसिडेंशियल मॉडल में एकदम रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। कांग्रेस और प्रेसिडेंट में बिल्कुल एकदम एक वाटर टाइट वॉल है। तो दोनों सही हैं। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द हायर जुडिशरी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बढ़ा लिया अपना दायरा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बिल्कुल बेस्ड है, चेक्स एंड बैलेंस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है अभी भी, इसलिए ये तीनों सही है। ये जो है ये गांधी जी का वक्तव्य है, आप जिस पढ़ लीजिए। आई डू नॉट वांट माय हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑल साइड्स, मतलब हमारे दरवाजे खिड़की बंद नहीं हो, उसमें हवा आनी चाहिए पूरी दुनिया से, लेकिन इतनी हवा ना है कि मेरा पाँव खुद उखड़ जाए। ये गांधी जी ने कहा था कल्चर के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, जिस लोकपाल के लिए हम लोग इतना आंदोलन किया उस लोकपाल के चेयरमैन कौन है? क्योंकि इसलिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोई जानता नहीं है। ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। लेखपाल करता क्या ये भी हम लोग को पता नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन क्या उसका रोल रह गया। बट एनीवेज, तो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये रिटायर्ड जो हैं जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ये इसका सही आंसर। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, बिकॉज बहुत ही आर्बिट क्वेश्चन है, बस रट लीजिए जो कहा गया। यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया इज फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एट द ग्लोबल लेवल, ये एजर्सन है। ग्लोबल लेवल पे हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट
के को समर्थन करते हैं, बिल्कुल। एंड फॉर ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एट द रीजनल लेवल, ये जो लैंग्वेज बहुत ये है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, क्रेडिबल मतलब क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम डिटरेंस मतलब हम पर कोई अटैक ना करे, रीजनल लेवल पे इसलिए हम करते हैं, ये भी सही है, ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, हमारा डुअल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये इसको सपोर्ट करता है, ये इसमें आंसर मार सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्लोबलाइजेशन और इन सब के बारे में काफी चीजें कही गई हैं, और जो है उसमें से एक गलत है, केवल ये देखिए गलत है, नियो लिबरलिज्म सपोर्ट द आइडिया ऑफ मार्केट इंडिविजुअलिज्म एंड एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर, ये बिल्कुल गलत है। स्टेट को तो वो नियो लिबरलिज्म दरकिनार रखती है, मार्केट को आगे करती है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में, वॉशिंगटन कंसेंसस, इसको पढ़ लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है और सही इंफॉर्मेशन भी है। ऑर्डिनेंस जब प्रेसिडेंट इशू करते हैं, जैसे किसान बिल में भी उन्होंने किया था, तो वो जैसे ही पार्लियामेंट मिलती है ना, तो उसके 6 वीक के अंदर आपको उसको रेटिफाई करना होता है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां आपको कंफ्यूजन होना कि कोई भी चीज, बहुत सारे हैं इमरजेंसी प्रोविजन, ऑर्डिनेंस, वो पार्लियामेंट के असेंबल होने के कितने दिनों या कितने वीक या कितने मंथ या कोई प्रोविजन कितने मंथ तक चल सकता है, तो फॉर्मूला ऑफ 6 याद रखिए। आपको कहीं कोई डाउट हो, यहाँ पे देखिए 6 कहीं नहीं है ना, आप 6 मार दीजिए, 6 मंथ 6 वीक, ये पूरा जो है आपको सही हो जाएगा यदि आप बहुत श्योर नहीं है तो। अब 77 देखिए, ये भी बहुत आसान है। हचिंगटन आपको पता है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है। जोसेफ ने जो है सॉफ्ट पावर, यदि अभी तक आप मेरे साथ हैं तो आपको ऐसे ही इसी में याद हो गया होगा। सुजान स्ट्रैंड भी मैंने आपको बताया, रिट्रीट ऑफ स्टेट, जिन्होंने कैसिनो कैपिटलिज्म भी लिखा। इमैनुअल वॉर्स्टन, वर्ल्ड सिस्टम, तो ये तो बहुत आसान है मैच करना। कॉलेजियम सिस्टम भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें 3 जजेज, हम लोगों ने केसेस भी डिस्कस किया, कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये भी पता लगा। तो ये तो वही है कि जजेज अपॉइंट जजेज, तो जुडिशरी से रिलेटेड है। और गिवन बिलो आर 2 एलिमेंट, फिर रीजन है, रीजन एजेंसन। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी परेशानी है, देखिए आप इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, लिबर्टी एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये सही है, यदि आपको लिबर्टी होगी तो इंडिविजुअल का मोरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन इज नॉट द मेन थीम ऑफ लिबर्टी, क्या आप मानेंगे? यही तो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और नहीं तो लिबर्टी क्या है? और ये क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर कहता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कभी आप मानेंगे क्या? इसीलिए इसका सही आंसर है ए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको और बताया है कि हटिंगटन के बारे में ये भी जाने कि इन्होंने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन लिखा है। जोसेफ नई के बारे में जाने, कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस नियो लिबरलिज्म दिया है। सुजान स्टैंड के बारे में जाने, कैसिनो कैपिटलिज्म दिया है। क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है। और इमैनुअल वॉर्स्टन ने कोर और पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो गलत फल तो करते ही हैं, खुद ही मान रहे हैं कि हमने गलत कर लिया, उसे आपने तो बहुत सारे और गलत किए हैं, उसको बाद में मानेंगे वो। ऐसा गलती क्यों हो गई? क्योंकि ये पंचशील के बारे में इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए, ये पांचों पंचशील के 5 प्रिंसिपल हैं, और जब ऑप्शन इन्होंने दिया ना, तो ई को ड्रॉप कर दिया इन्होंने। तो अदरवाइज ये क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन भी सही है, आप देख लीजिए, यही 5 जो है नेहरू जी और उनके जो झाओ एंड लाई, इन सब ने मिल करके पंचशील इंडिया चाइना लेकर के आई थी। ये बहुत अच्छा है, वेस्टफेलियन से थोड़ा आगे बढ़ता है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। इट एम्ड एट चेकिंग रिवॉल्यूशन ऑफ द स्टेट, बाकी 3 बिल्कुल सही है, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, आप इसमें से 3 इसमें से देख लीजिए कि उनका थ्योरी क्या था। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये कहता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस था। इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट, ये पांचों पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि इट रिकॉग्नाइजेस, क्रिएट एन आइडेंटिटी हमको देता है, आर्टिकुलेटिंग ए विजन ऑफ व्हाट इट मींस टू बी ए नेशन एंड सिटीजन एंड ब्ला ब्ला, तो पढ़ लीजिए इसको, सभी सही है। अब यहाँ पे ये कहता है कि मैक्स वेबर ने 3 टाइप का ऑथोरिटी दिया था, तीनों आइडियल टाइप ऑथोरिटी है, मतलब जो एक्चुअल ऑथोरिटी तो मिक्सचर होता है, वो इसमें से कौन नहीं है? तो एक ही नहीं होगा। तो आप देखिए, उन्होंने ट्रेडिशनल ऑथोरिटी दिया था, करिस्मेटिक दिया था, लीगल रैशनल दिया था मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न ऑथोरिटी नहीं दिया था, इसलिए इसमें सही आंसर बी हो जाएगा, या उसका उल्टा जो भी। ये रीजनलाइजेशन में बहुत लंबी लंबी बातें इन्होंने कही है दोनों में। देखिए ये बेसिकली क्या कहता है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ये कहता है कि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट किया है, बेसिकली उसके ग्वादर ग्वादर हार्बर में, लेकिन चाइना अब रिकंसिडर कर रहा है कि भाई ये इतना ज्यादा भी पाकिस्तान से नहीं सटना चाहिए। उसका रीजन या एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि उनको खुद ही जो है 2 चीजें फील हो रही है कि इंडिया के साथ में बहुत कमर्शियल इंटरेस्ट है, हमको बहुत ह्यूज यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो चलो इंडिया को इतना नाराज नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनका जियाजियांग रीजन जो है, जिंग जियांग जो भी कहते हैं, वो उधर अफगानिस्तान सटा हुआ है, वहां पे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट काफी हो रही है,
तालिबान और अलकायदा, तो उससे थोड़े से वो घबराए हुए हैं, पाकिस्तान से थोड़ा वो दूर हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये कहा जा सकता है। देन यहाँ पे है द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहते हैं कि तब होता है, मतलब कि तब वो पास होती है जबकि वो मेजोरिटी से पास हो, मतलब कि 15 में से 9 मेंबर की मेजोरिटी इसलिए क्योंकि 5 मेंबर जो परमानेंट उनको वीटो है, तो वो 5 तो चाहिए ही, बाकी जो है और आपको जो है 4 मेंबर चाहिए। तो ऐसा इसलिए है कि दीज 5 परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर ओवर ऑल द सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन। वो पांचों कौन है आपको पता है, बड़े बड़े पावर जो हैं उसमें यूएस हैं, यूके हैं, फ्रांस है, चाइना है, जो जो बिग जो 5 पावर्स हैं वो उसके मेंबर हैं। तो रसिया भी उसमें है, तो ये इसलिए ये भी ए है, दोनों का ए है। रीजन एडजस्टमेंट में थोड़ी सावधानी से आपको करने की जरूरत है। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म में, रिलेटिव ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली है क्या रिलेटिव ऑटोनॉमी, पहले आप जान लीजिए, बहुत जगह आपको टकराएगा। ये बेसिकली ये है कि स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी में तो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन कर ही नहीं कर सकता है, वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव कमिटी बन जाता है डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको मौका मिल जाता है इंडिपेंडेंट थोड़ा सा काम करने का, उसी को रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट इसमें से किस बुक में जो है लाया गया था। तो ये सभी जो फ्रांस पे इन्होंने बुक लिखा था ना, उसी में रिलेटिव ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट था। और ये क्वेश्चन आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि मार्क्स ने फ्रांस पे कितना लिखा था। और ये सब किताबें इतने अननोन है कि आपको एक क्विज क्वेश्चन बनाया था। सिविल वॉर इन फ्रांस उन्होंने लिखा, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस लिखा, 18th ब्रूमाय ऑफ लुई बोनापार्ट लिखा। बुमाए जो है, उसको आर वहां प्रोनाउंस करते नहीं है, वहां का ऑटम मंथ को बोलते हैं 18th बुमाए ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो ये सारी किताबें उन्होंने फ्रांस में लिखी, उसी में उन्होंने जो है रिलेटिव ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट लाया। ये इससे रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है किस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का प्रतिफल है, यह निकला है। आपको मैंने कितनी बार बताया है, केशवानंदा भारती केस आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको गोलकनाथ केस भी याद रखना चाहिए, और मिनर्वा मिल केस भी, ये 3 केस जरूर आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही ऑर्बिट और डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत चलिए जानना चाहिए। रवांडा में जो हुआ, हुतू और तुसु में जो है जो इथनिक जिनोसाइड 94 में, तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। अब बाकी जो है, अब ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो है सोमालिया में हो रही है, इंडलेस वायलेंस फॉर नॉन पॉलिटिकल पर्पस लाइबेरिया में, कोई नहीं जानता क्यों हो रही है, मारपीट हुए चली जा रही है, पीपल को ही पता नहीं क्यों हो रही है। और कोंगो में तो ट्रांस नेशनल वॉर है, बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये गलत टाइप से पूछते हैं, ये इस तरह से पूछते हैं, वो भी 2010 का, ना तो कोई करंट इवेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया कई कंट्री के साथ साइन करना चाहता है। इसने साउथ कोरिया के साथ 2009 में किया, 2010 में जापान के साथ किया, ये कनाडा के साथ भी इसकी बातचीत चल रही है, बहुत सारे के साथ चल रही है। इसको पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये यूजीसी नेट से ले लिया, वो भी यूजीसी नेट के 2011, जिस समय कि वो एक करंट इवेंट क्वेश्चन था, और उसको बस कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं कि ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया जापान। जबकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया साउथ कोरिया भी हो चुका था 1 साल पहले, और आप उसको ऑप्शन में भी दे रहे हैं। बट एनीवेज, इसका सही आंसर इंडिया जापान। ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 4 बार ही वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ है। वैसे यदि इसको आप जान ले तो आप वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में सब सवाल दे सकते हैं। 4 ही बार दुनिया में हुआ है। फर्स्ट जो है मैक्सिको सिटी में हुआ, दूसरा कोपेनहेगन में हुआ, तीसरा जो है नैरोबी में हुआ, और चौथा 1995 में लास्ट जो है वो हुआ बीजिंग में। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, वो ठीक है। यहाँ मैंने दे भी दिया है, यूएन के तहत ये होता है। अब ये जो क्रोनोलॉजिकल करना है, तो ये भी डेट याद रखने की बात है। इंडो ट्रीटी जो इंडिया, इंदिरा गांधी के टाइम में इंडिया यूएस 20 इयर्स ट्रीटी हुई थी 1971 में। इंडिया का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 74 में हुआ, 1974 में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम 1991 में हुआ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस बेसिस पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेकुलरिज्म के बारे में, इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सबके बीच में समानता रखनी, मतलब इक्वल टाइप की ट्रीटमेंट। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल ऑल राइट है। इंडिया में जो सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस होती है, ये रीजन एजर्सन को जब देखते हैं, WTO प्लीड्स दैट द फ्री ट्रेड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू ऑल स्टेट एंड देयरफॉर शुड बी प्रमोटेड।
जो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज विद ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू द सिस्टम ऑफ ट्रेड हेल्प्स देम टू एक्सपोर्ट गुड्स अब्रॉड एज आल्सो इंपोर्ट गुड्स विच दे नीड। तो ठीक है, ये हेल्प करता है, सभी के इंटरेस्ट में है, विन ऑल है, इसलिए इसका आंसर ए हो सकता है। अगेन मैं बोलूंगा रीजनलाइजेशन थोड़ा ठीक से ध्यान से दोनों को पहले तौल लीजिए, फिर देखिए एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, और ये थोड़ा बहुत भी कर रहा है तो मेरी सलाह होगी ए मारिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं सेट, बहुत स्ट्रिक्ट एक्सप्लेनेशन बिलीव नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है अगेन ये यूजीसी नेट से लेते हैं। पंचायती राज के लिए इंडिया में इतने सारे कमेटी बने हैं तो इनको क्वेश्चन प्ले करने का मौका मिल जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, ये सब कमेटी भी एलएम सिंघवी, जीवी के राव, ये प्लानिंग कमीशन ने किया था, अशोक मेहता, हनुमंता राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, पी के थुंगन कमेटी, सादिक अली कमेटी, ये सारे जितने कमेटी हैं सब जो है पंचायती राज पे इंडिया में बने हैं। और सब, और इसके आगे भी ये लोग प्ले करते हैं कि किस कमेटी ने क्या मेजर रिकमेंडेशन दिया, इस पे भी होता है। जैसे एलएम सिंघवी ने ये कहा, प्लीज गौर से सुनिए आपको काम आ जाएगा। एलएम सिंघवी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होना चाहिए। जीवी के राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में बात की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है उसके बारे में। अशोक मेहता ने 2 टियर पंचायती राज का की परिकल्पना या रिकमेंडेशन दी। बलवंत राय मेहता ने 3 टियर का, जो अल्टीमेटली हुआ भी। और ये सब तो माइनर कमेटी है। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पे है, तो इसीलिए ये इसमें सही नहीं है। अब पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट मैंने कितनी बार आपको बताया है आईआर वाले वीडियो में, इसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। हेनरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे। पॉलिसी कंटेनमेंट यही थी कि भाई कोल्ड वॉर के टाइम में हम पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन हो रहा है पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड में, उसको किसी भी तरीके से रोकेंगे, चेकिंग ग्लोबली द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म। तो ये इसका है सही आंसर। अब इसको फिर से क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने बोल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, आपको पता है 1648 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट जो है वो भी यूरोप की बहुत बड़ी ट्रीटी है, इसका आप देख सकते हैं। यूएन चार्टर 1945 में साइन हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। और ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसको कि वर्साई की ट्रीटी बोलते हैं, वो 1918 में हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो कि जनक बन गई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो इस बेसिस पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। इन्होंने क्या किया, द व्यू दैट आइडियोलॉजी हैज कम टू एन एंड वाज इनंसिएटेड बाय, बेसिकली डैनियल बेल ने एक बुक लिखा था, मैंने आपको बहुत बार बताया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और फ्रांसिस फुकुयामा ने बुक लिखा था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बुक में फुकुयामा क्या कहते हैं जरा देखिए, द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। तो ये भी तो एंड पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं सही है? और ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी में वो अलग बात करते हैं, वो कहते हैं ग्रैंड आइडियोलॉजी का जमाना लग गया, अब माइक्रो आइडियोलॉजी होगी। लेकिन पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, उसका सही आंसर बोलते हैं डैनियल बेल। बस इतना ही मैं बोलूंगा। इंदिरा डॉक्ट्राइन जो है, इंदिरा डॉक्ट्राइन आपको जानना चाहिए, मैंने कई जगह बताया है। वो बेसिकली क्या था, मैंने यहाँ वायलेट कलर से दे दिया है, आप इसको जस्ट पढ़ लीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग उनका डॉक्ट्राइन था कि रीजनल सुपरियोरिटी हमारी है, और ये बहुत सही भी है। इंडिया एक कंट्री नहीं है, एक सब कंटिनेंट है, और यहाँ पे जितने हमारे रीजन में कंट्री हैं वहां पे क्या हो रहा है उससे हमें फर्क पड़ता है, इसलिए वो डॉक्ट्राइन थी उनकी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, लास्ट स्लाइड है। जेएस मिल ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें जो है इन करेक्टली मैच है। तो जेएस मीन ऑन लिबर्टी जो है वो सही है। उन्होंने लिखा है इसे, बर्लिन 4 एसेज ऑन लिबर्टी या 2 एसेज ऑन लिबर्टी भी लिखा है। टीएच ग्रीन लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जॉन लॉक जो है उन्होंने ये नहीं लिखा है, उन्होंने सेकेंड ट्रीटी जहां मैंने दिया है, सेकेंड ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा है। इसके अलावा उन्होंने टॉलरेशन पे लिखा है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे लिखा है, लेकिन इस पे नहीं लिखा। और इस पे जो बुक लिखा है वो जेएस मिल ने लिखा है, कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ये तीनों जो है सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस फ्रीडम एज द प्राइवेट परस्यूट ऑफ द इंडिविजुअल। ये डिफाइन करने वाले गौर से देखिए क्या कहते हैं, प्राइवेट परस्यूट ऑफ द इंडिविजुअल। वो मिल की तरह की बात करते हैं कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। निगेटिव लिबर्टी मीन्स
एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेंट, जो निगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करता है, ये हॉब्स का कथन है। और इसी चलते हॉब्स जो है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहलाते जिन्होंने निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा हॉब्स जो है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहलाते जिन्होंने नेचुरल लॉ ट्रेडिशन को एक तरह से रिवाइव किया। वो ऐसे एकमात्र थिंकर कहलाते हैं जिसमें कि इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म का जो है एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, और वो इसी सब के चलते वो लिबरलिज्म के ग्रैंडफादर भी कहे जाते हैं। सो ओके, थैंक यू। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपने देखा कि इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो आपको बहुत इससे फायदा होगा। मैं एक और 19 तो जरूर लेकर के आऊंगा, तो 3 आपको जो है मिल जाएगी। 18 हम देखेंगे है या नहीं है, लेकिन 19 तो जरूर लेकर के आएंगे। ओके, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया क्वेश्चन ऐसे पूछे जिसका 1-2 लाइन में जवाब दिया जा सके, ऑब्जेक्टिव। इस टाइप से ना पूछे कि सर आपके गाइड को पढ़ के मैं क्या कंप्लीट कर जाऊंगा, या कोई क्वेश्चन बड़ा सा ना दे दें और कहें इसका आंसर लिख के बताइए। ये नहीं दे पाएंगे सबका जवाब हम। यदि आपने, फिर से मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, CUET यदि आप दे रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स हो सकती है ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस के अलावा, वो है CUET PG गाइड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप यहां से इसे ले सकते हैं। बाय, मिलेंगे बहुत जल्द पॉलम 2019 के साथ।